Hi guys, I am C. Ishika Khandelwal and welcome to the second lecture of Strategic Cost Management. अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो दो वीडियोस देखकर आ जाए। एक ओरिएंटेशन वीडियो रहेगा जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द वेटेज और हम किस तरीके से एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई करने वाले। सेकंड, अगर आपने कल का वीडियो या इसके पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो भी देख कर आए। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं जो आपको अभी आगे काम आने वाले हैं। तो एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं और नहीं देखा है तो आपका पहला काम ये होगा कि आप लेक्चर देख कर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम रिवीजन शुरू करें पहले की, तो हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? हमने ये देखा था कि फर्स्ट क्या था, बिजनेसमैन का क्या एम रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। आप मेरे साथ साथ अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप आंसर देते रहिए ताकि आप भी उतनी ही एक्साइटेड रहो और आपको चीज़ें समझे उतने अच्छे से। प्रॉफिट अर्न करना रहता है टारगेट। प्रॉफिट किस तरीके से अर्न कर सकते थे? हमने देखा था सेलिंग प्राइस को बढ़ा सकते हैं या जो कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। इसके हमने एग्जाम्पल्स देखे थे कि मुझे बॉटल स्टील की बॉटल प्रोड्यूस करनी थी, फिर मैंने उसकी सेलिंग प्राइस 500 से 550 कर दी और फिर मैंने मार्केट में से शेयर उसको सेल किया। फिर उसकी डिमांड उतनी नहीं थी, फिर भी प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ाई है। और दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि मैंने उसकी इंटरनली मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वर्क किया, वेरिएबल कॉस्ट को कम करने की कोशिश की और मैंने कॉस्ट कम किया। तो फेवरेबल क्या हुआ दोनों में से? सेलिंग प्राइस कम करना बढ़ाना आसान है या कॉस्ट कम करना आसान है? क्या आसान है? आसान तो ये है, बट हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट हमारा ये होना चाहिए क्योंकि हम ये इंटरनली कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट कम करना हमारा टारगेट होना चाहिए। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे कोर्स में डिसीजन मेकिंग को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। फिर हमने स्ट्रैटेजी का मीनिंग देखा, स्ट्रैटेजी का मीनिंग देखा। और फिर ट्रेडिशनल सिस्टम जो था उसकी जगह हमने स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया, हमने ये भी देखा। ये सब हमने थ्योरी पार्ट पढ़ के किया है बट हमने ये सब कवर किया। फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा जिसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। ये टर्म सुना आपने, टारगेट कॉस्ट। तो यही जो टारगेट कॉस्ट है आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये आपके मॉड्यूल 3 में कवर्ड है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ओरिएंटेशन लेक्चर था उसमें मैंने बताया कि मॉड्यूल 3 के सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट कॉस्टिंग आपके मॉड्यूल 3 का चैप्टर है। तो ठीक है, अगर आपका ध्यान नहीं होगा कि टारगेट कॉस्टिंग क्या है तो ये अभी हम डेप्थ में देख लेंगे, बट ये टर्म हमने सुनी थी पिछले लेक्चर में, टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, अब ये कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या देखा था? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने दो टेक्निक्स देखी थी। एक टेक्निक क्या थी? एक टेक्निक थी कॉस्ट कंट्रोल और दूसरी क्या थी? कॉस्ट रिडक्शन। ये दो टेक्निक्स हमने देखी। कॉस्ट कंट्रोल के लिए हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? कॉस्ट कंट्रोल में हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप डिसाइड करते हो कि आपको कोचिंग लेने जाना है पुणे। आप ये डिसाइड करते हो तो आप क्या करते हो? डिसाइड कर लेते हो, फिर आप एक बजट निकालते हो कि मुझे क्या क्या खर्चे लगने वाले हैं पुणे में। और आप एक जब रहने जाते हो आप एक्चुअल देखते हो कि मुझे कितने खर्चे लगे हैं, ये आप देखते हो। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हो। फर्स्ट स्टेप क्या हुई? आपने बजट निकाला। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया? जो एक्चुअली हुआ है वो निकाला। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया? थर्ड स्टेप में आपने ये किया कि जो मेरा बजट है, जो मेरा बजट था डिसाइडेड, माइनस जो मुझे एक्चुअल लगा, ये दोनों को मैं कैलकुलेट करूंगा। अगर एक्चुअल ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम बजट तक पहुंचे, ये हमने देखा। तो एक्चुअल हमारा ज़्यादा आया था तो हमने क्या किया? हमने एनालाइज किया कि क्यों ज़्यादा आया। और फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया कि नेक्स्ट महीने मैं काम करूंगा, मैं वर्क करूंगा कि मेरा इतना ना आए और मैंने जो बजट सेट किया था उसके ही अराउंड मेरा खर्चा हो। तो स्टेप्स ली थी हमने टू रेक्टिफाई इट, या उस पर हम स्टिक करें उसके लिए हमने स्टेप्स ली थी। ये हमने देख लिया कॉस्ट कंट्रोल का प्रोसेस। फिर हमने क्या देखा? कॉस्ट रिडक्शन देखा। कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट को कम करना। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट कम करना हमारा टारगेट होना चाहिए, इधर मैंने आपको बोला
कॉस्ट कम करना हमारा टारगेट होना चाहिए। तो कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट कम करना है। अब कॉस्ट रिडक्शन में हमने क्या एग्जाम्पल देखा, पहला एग्जाम्पल क्या था कि हमारा एक रेस्टोरेंट है माज नाम का, इसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट हमारा जो जनवरी मंथ था उसमें हमारा रेवेन्यू 10 लाख था और जो कॉस्ट थी हमको नॉर्मली 8 लाख लगती है, तो हमारा 2 लाख एवरेज प्रॉफिट रहता है। ये जनवरी में था। लेकिन फेब्रवरी में क्या हुआ, फेब्रवरी में ये हुआ कि जो वेजिटेबल की प्राइजेस है वो सडनली गिर गई, कोई भी रीजन से वो प्राइस कम हो गई, तो ये जो हमको कॉस्ट लगने वाली थी 8 लाख वो इस बार हमको 7 लाख की लगी और एवरेज जो हमारा रेवेन्यू वो 10 लाख वैसा की वैसा है। तो हमारा सिर्फ फेब्रवरी मंथ का प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख हो गया। तो क्या ये कॉस्ट रिडक्शन हुआ, हमने इसको बोला था नहीं, ये कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि इट इज टेम्पररी, ये टेम्पररी है। क्या होना चाहिए कॉस्ट रिडक्शन, इट शुड बी परमानेंट, परमानेंट रीजन की वजह से होना चाहिए, और ये टेम्पररी रीजन है इसलिए कॉस्ट रिडक्शन में नहीं आएगा। फिर हमने एक और एग्जाम्पल क्या देखा, हमने एक और एग्जाम्पल देखा था कि हम दो शेफ में से डिसाइड करना है, शेफ 1 और शेफ 2, ये बहुत एक्सपर्ट है और ये जो है दूसरा लोकल शेफ है। तो हमने सोचा था कि हम लोकल शेफ रख लेते ताकि वो कम पैसे चार्ज करेगा तो हमारी जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। बट क्या ये तरीका है प्राइस कॉस्ट बचाने का, नहीं। हमने क्या करना चाहिए, हमने क्वालिटी पे फोकस देना चाहिए एंड क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉस्ट रिडक्शन शुड नॉट बी बिकॉज ऑफ क्वालिटी का डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी। सो हमको क्वालिटी पे भी ध्यान देना है और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी टेम्पररी एंड इट शुड बी परमानेंट। ये दो पॉइंट्स देखे। अब ये हमने देखा कि क्या नहीं होना चाहिए, बट अब हमको क्या देखना है कि क्या होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या पॉइंट्स देखे थे, हमने देखा था फर्स्ट एग्जाम्पल चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन। इसकी वजह से अगर कॉस्ट रिडक्शन होता है तो हम समझ लेंगे कि इट इज़ गुड और ये एक्सेप्टेबल है। इसके लिए क्या हमने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल हमारा ये था कि जो हमारा पीसी था, पीसी इसका ये माउस और ये सीपीयू, हाँ, ये जो पर्सनल कंप्यूटर है इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करके उन्होंने काम किया और लैपटॉप बनाया। तो जो मटेरियल्स पीसी कंप्यूटर बनाने में यूज़ होने वाले थे वो यहाँ पे कम यूज़ होंगे। हमने क्या किया, हमने इसको जो लगने वाली स्पेस है उसको भी कम कर लिया, तो मटेरियल्स कम यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज हुई है। प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज होने की वजह से इसकी कॉस्ट कटिंग भी हुई है, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल है। तो चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन की वजह से अगर कॉस्ट कम हो रही है तो इट विल बी नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। फिर सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा था, हमने देखा था चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसकी एग्जाम्पल हमने क्या देखी थी, इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारे यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता था, बुक लेकर वो हर एक की एंट्री करता था, बट हमने उसकी जगह डिसाइड किया कि हम एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम रखेंगे जिसके थ्रू लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं वो आ सके, एंड अगर मैं बिल्डिंग में ऊपर रहती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बटन प्रेस करके उनको मैं एंट्री दे दूँ। तो जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ इसकी प्राइस इज लेस देन द सिक्योरिटी गार्ड। तो मेरे लिए मैंने जो टेक्नोलॉजी चेंज की उस वजह से मेरा कॉस्ट रिडक्शन हुआ। इसका एक और एग्जांपल हमने ये देखा था कि पहले मोबाइल फ़ोन्स जो आते थे उसमें की रहती थी, ऐसा एक कीपैड अलग से रहता था। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की और उन्होंने क्या इन्वेंट किया, उन्होंने इन्वेंट किए टच स्क्रीन फ़ोन्स, जिसमें आपको वो खर्चा है ही नहीं कि आपको कीज चाहिए, ऑल यू हैव टू डू इज टच। तो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, ऐसा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया। इस वजह से चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से अगर प्राइस कम होता है तो हम उसको कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था, थर्ड पॉइंट था क्या रीजन होना चाहिए, उसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा था चेंज इन ईदर वॉल्यूम और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। इसके लिए हमने कॉमन एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमारी कपड़े की ब्रांड थी जिसका नाम था 12। ये ब्रांड के लिए मुझे क्या चाहिए था, पेपर बैग चाहिए था। तो मैं प्रिंटिंग वाले भैया के पास गई, मैंने उनको बोला कि आप मुझे प्लीज़ ये बैग्स प्रिंट करके दे दो। उन्होंने मुझे बोला कि आप कम अमाउंट
कम वॉल्यूम में अगर प्रिंट करवाना चाहोगे तो आपको बहुत कॉस्ट लग जाएगी, इसलिए आपने वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। वो एग्जाम्पल देखा। फिर हमने देखा एक और चॉइस क्या है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़, मैं अभी नई हूँ, मैंने नया स्टार्टअप किया, प्लीज़ थोड़ी सी वेरिएबल कॉस्ट में एडजस्टमेंट कर लो। उन्होंने मुझे थोड़ी वेरिएबल कॉस्ट कम कर दी, जिस रीज़न से मेरी कॉस्ट कम हो गई। ये भी हमने चेक किया था। तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट क्या था, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, ये सबका कॉम्बिनेशन मिलाकर अगर कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो कॉस्ट रिडक्शन है। ठीक है, ये हमने कल देखा। अब आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे आज टारगेट कॉस्टिंग। तो ये टर्म तो मैंने देखो छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको टर्म का कल ही दे दिया था, बट ठीक है आपका कल ध्यान नहीं होगा तो हम आज वापस पढ़ लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की एग्जाम्स आने वाली है, आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, कुछ दिमाग में होगा कि भाई मुझे एक टारगेट सेट करना है कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। टारगेट मतलब क्या हो रहा है, टारगेट मतलब एम। टारगेट मतलब क्या हो रहा है, एम, गोल, कि भाई मुझे ये अचीव करना है, दिस इज माई टारगेट। क्या सोचा है, डोंट टेल मी आपने ये सोचा है कि मुझे बस पास होना है, बस 40 मार्क्स मिल जाए। अगर ये टारगेट रखा है तो बहुत ही गलत टारगेट है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट क्या, मैंने एग्जामिशन से ही पास होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। आपको ये टारगेट सेट करना है, इस बेसिस पे आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब जो भी आपने सेट किया आप उस हिसाब से पढ़ाई करो, लेकिन ये आपने सोचना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की कि जापान में एक बार क्या होता है, जापान में 1960s में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। 1960s में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं जिस रीज़न से बहुत इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ा था। मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, वो पैसे पे नहीं कर पा रहे थे उनकी बेसिक नीड्स अचीव करने के लिए। तो ऐसे टाइम में जो वहाँ पे बिजनेसमैन है उनको भी बहुत फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स लोग खरीद ही नहीं रहे थे तो वो उनका प्रोडक्ट कैसे बेच पाते। इस रीज़न से एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है टारगेट कॉस्टिंग। अब टारगेट कॉस्टिंग का मीनिंग क्या हुआ और क्यों इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी, चलो देखते हैं। अब मैं एक नई बिजनेसमैन हूँ, नॉर्मल सर्कमस्टांस में देखते, मैंने सोचा कि मैं चलो ये कैलकुलेटर बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू करती हूँ। अब मुझे कैलकुलेटर अगर बनाना है तो मैं क्या देखूंगी, मैं ये देखूंगी कि मुझे उसकी डिज़ाइन करनी है कि मुझे किस टाइप की डिज़ाइन चाहिए। तो मैं एक इंजीनियर अपॉइंट करूंगी कि मुझे ऐसा ऐसा डिज़ाइन करके दो। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं सारे रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना चाहूँगी कि मेरे तक रॉ मटेरियल्स आ जाए। ठीक है, मैं रॉ मटेरियल्स का देखूंगी। फिर वो रॉ मटेरियल्स से फिनिश गुड्स तक वो हो बन जाए, तब तक की मैं कॉस्ट देखूंगी। ये सब कॉस्ट मिलाकर मैं ऐड करूंगी। सपोज मुझे इसकी कॉस्ट लग रही है 200 रुपीज़, पूरा ये सब प्रोसेस करने के लिए मुझे 200 रुपीज़ लग रहे हैं, ये मेरी कॉस्ट हो गई। अब मेरा टारगेट है कि यार अगर मैं कोई बिजनेस में हूँ तो मुझे कम से कम 10% प्रॉफिट चाहिए। तो मैं सोचती हूँ चलो इस पर मुझे एक मार्कअप प्राइस चाहिए जो 10% होनी चाहिए। 10% मार्कअप मतलब 20 रुपीज़, ये मैंने सोचा है। 20 रुपीज़ सोचा, तो अगर इसकी मैं सेलिंग प्राइस कितनी सेट कर सकती हूँ, सेलिंग प्राइस में इसकी रख सकती हूँ 220 रुपीज़। तो मुझे बताओ ये मैंने कैसे सेट किया 220 रुपीज़, ये मैंने उस बेसिस पे सेट किया कि मुझे मटेरियल कॉस्ट कितने की लग रही है। मुझे 200 रुपीज़ लगे हैं पूरा ये प्रोसेस करने, बट ज़रूरी है क्या कि मुझे जितने अमाउंट में रॉ मटेरियल मिला है आपको भी उसी अमाउंट में मिलेगा। सपोज आपके लिए ये जो एक्सपेंस मुझे 200 रुपीज़ लगा है, आपको ये 220 रुपीज़ लगा है, तो क्या आपका जो सेलिंग प्राइस आप सिमिलर रख पाओगे, आपको भी 10% इस पे मार्जिन चाहिए 22 रुपीज़, क्या आपकी सेलिंग प्राइस और मेरी सेलिंग प्राइस सेम रहेगी? आप भी चाहोगे ना प्रॉफिट अर्न करो। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है इस कॉन्सेप्ट में, हर एक की सेलिंग प्राइस अलग अलग हो रही है क्योंकि मैं खुद डिसाइड कर रही हूँ कि मेरे लिए कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो ये होता था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में।
ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें ये होता था कि हर एक जो सेलर है वो अपनी प्राइस खुद डिसाइड करता था, उसको जिस हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है उस बेसिस पे। अब मुझे बताओ, कहीं कोई कंट्री में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है तो क्या वो ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं कि मुझे इतना प्राइस लग रहा है तो मैं ये सेट करूंगा? लोग खरीदेंगे ही नहीं, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है ये करने के लिए। तो दोनों बायर्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी और सेलर्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम की प्रॉब्लम क्या हुई? ये एक सेलर्स मार्केट है। सेलर्स मार्केट मतलब सेलर प्राइस डिसाइड करता है, इसीलिए सेलर्स मार्केट हो गया। अब जापान में क्योंकि प्रॉब्लम थी तो वो क्या सोचते हैं, हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, टारगेट कॉस्टिंग का। टारगेट कॉस्टिंग में उन्होंने क्या किया, एक सपोज वही सेम प्रोडक्ट अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना शुरू करना है, जापान में सोचा कि चलो मुझे कैलकुलेटर बनाना है, तो उन्होंने एक टीम अपॉइंट की और उनको बोला कि आप जाओ और सर्वे करो, एक लोगों के पास जाके एनालिसिस करो, एक लिस्ट बनाओ कि अगर मैं आपको कैलकुलेटर बेचूंगा तो आप वो कैलकुलेटर के लिए कितने पैसे पे करने तैयार है। तो उन्होंने एक टीम बना के भेजी, लोगों के पास डोर टू डोर टीम को भेजा। फिर उन्होंने बोला कि हम ऐसे कैलकुलेटर के लिए हम 200 रुपये पे कर सकते, उससे ज़्यादा तो हम पे नहीं कर सकते कैलकुलेटर के लिए। तो उन्होंने बोला कि यार चलो ठीक है, 200 रुपये लोग पे करने तैयार है। अब मुझे भी पैसा अर्न करना ही है, मैं बिजनेसमैन हूँ। अब मैं प्राइस उतनी रखूंगा कि लोग खरीदे मेरा प्रोडक्ट। तो मैं सोचती हूँ चलो ये मैं मेरी सेलिंग प्राइस रख देती हूँ क्योंकि पीपल आर विलिंग टू पे दिस मनी। बट अब मैं 200 रुपये लोग बोल रहे हैं तो मैं 200 रुपये में तो प्रोडक्ट नहीं दूंगा, मुझे मेरा प्रॉफिट भी चाहिए, और प्रॉफिट आने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, मुझे इस पर 10% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो 10% इसमें मुझे प्रॉफिट चाहिए, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट मुझे इसमें चाहिए। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी 180 रुपीज़। कैसे आई कॉस्ट? ये कॉस्ट कैसे आई? हमने क्या किया, लोगों से पूछा कि आप कितने में प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे, लोगों ने 200 रुपये बोला। अब मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट से ही मतलब है अल्टीमेटली। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10% मतलब 20 रुपये प्रॉफिट चाहिए पर प्रोडक्ट। तो ये दोनों अगर मेरे पास थे तो कॉस्ट कैसे आई? कॉस्ट ऐसे आई, कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेटेड सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो टारगेट था सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। मैंने इसमें पहले ही टारगेट सेट किया कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। तो पहले के सिस्टम में हमने क्या देखा, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में हमने देखा था कि पहले लोग अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। तो इधर मैं अगर देखूं, ट्रेडिशनल सिस्टम और इधर क्या देखेंगे हम, टारगेट कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल सिस्टम में हमने क्या किया, पहले हमने कॉस्ट डिसाइड की, ये जो भी है सपोज 200 रुपीज़। फिर हमने क्या किया, हमने इस पर एक मार्कअप वैल्यू रखी। हमने सोचा कि हमको इतना प्रॉफिट चाहिए या इतना मार्कअप चाहिए, तो हमने इस पर 10% का डिसाइड किया था, तो 20 रुपीज़। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी डिसाइड की हमने, सेलिंग प्राइस कितनी डिसाइड की, 220 रुपीज़ हमने इस तरीके से डिसाइड की। और अब टारगेट कॉस्टिंग में हमने क्या देखा, हमने सर्वे किया और हमने देखा कि यार सेलिंग प्राइस इतनी होनी चाहिए, पीपल आर विलिंग टू पे कितना, 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ पे करने तैयार है, और मुझे तो मेरा प्रॉफिट चाहिए, मुझे मेरा प्रॉफिट 20 रुपीज़ का चाहिए। तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, 180 रुपीज़। 180 में अगर मेरा प्रोडक्ट बनेगा और 20 रुपये उस पर मैं प्रॉफिट लगाऊंगी तो ही मैं 200 रुपये जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो मैं कर पाऊंगी अचीव। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर है। जैसे ये जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस यहाँ ऊपर है, प्रॉफिट ठीक है इधर है, जो कॉस्ट से शुरू होती थी तो अब कॉस्ट इधर है।
तो देख रहे हो ये पूरा उल्टा सिस्टम कर दिया इन्होंने टारगेट कॉस्टिंग में, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है कि कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि आपको प्रॉफिट ऐड करना है, और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सेलिंग प्राइस निकालते हो आप, और यहाँ टारगेट कॉस्टिंग में आप कॉस्ट ढूंढ के निकालते हो। ये बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों में। अब इंडिया में तो ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम तो है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जहां टारगेट कॉस्टिंग यूज किया गया है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नैनो। नैनो नैनो द कार जो मिस्टर टाटा ने इंट्रोड्यूस की थी, ये कार इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट केस स्टडी है इससे रिलेटेड। तो क्या होता है, रतन टाटा जी सोचते हैं कि मुझे एक ऐसी कार निकालनी है जो मिडिल क्लास लोग भी या एवरेज इंडियंस या इवन एशियंस अफोर्ड कर पाए। अब लोगों ने बहुत हंसे उनके ऊपर कि आप मतलब कार कैसे इतनी सस्ती निकल सकती है, क्योंकि कार बनाने के लिए काफ़ी पैसा और कैपिटल लगता है। बट टाटा जी ने इसको एज अ चैलेंज लिया, तो उन्होंने क्या किया, एक टीम अपॉइंट की। कौन सी टीम? क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम। अब ये क्रॉस फंक्शनल टीम क्या है? क्रॉस फंक्शनल टीम में ये होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट हो गया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, इनमें के जो हेड होते हैं, हेड हो बोल दो या जो एक्सपर्ट्स है, ये सब डिपार्टमेंट के एक एक एक्सपर्ट, मतलब ये एक्सपर्ट, दो एक्सपर्ट, ये इधर का एक्सपर्ट, ये सब मिलकर एक अलग टीम बनाते हैं। ये सब मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम। तो बेसिकली ये सब एक्सपर्ट्स है अलग अलग टीम के, और ये अपने काम में माहिर है। ऐसे टाटा जी ने एक टीम बनवा ली कि मुझे एक ऐसी टीम दे दो, और उन्होंने उनको अपना विजन बताया कि यार मेरा विजन है कि मुझे एक ऐसी ऐसी कार चाहिए जो लोगों तक, मिडिल क्लास लोगों तक भी पहुंचे और सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने टारगेट कॉस्टिंग का सिस्टम इनको यूज करना और पसंद आ गया, जापान ने जो यूज किया था, तो ये सोचते कि चलो ये सिस्टम अपन यूज करते हैं। तो इन्होंने इनकी जो टीम है, टीम को भेजा सर्वे करने, डोर टू डोर सर्वे करने, लोगों को पूछा कि अगर मैं आपको एक ऑफर दूं कि आप को मैं कार देना चाहता हूँ, तो आप कितने में खरीदोगे, हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर अ कार। अब कुछ लोगों ने तो इग्नोर किया कि यार कैसा क्वेश्चन है, अभी मतलब मेरे खुद के खर्चे नहीं निकल रहे, मैं कहाँ से कार लूँ। कुछ लोगों ने जेन्यूनली सोचा और उन्होंने बोला कि देखो, टू व्हीलर जो आती है वो अराउंड 70 to 80,000 आती है, बट अगर मुझे 20-30 हज़ार ऐड करके अगर मुझे कार मिल रही है तो वाई नॉट, क्योंकि हम 3-4 लोग तो टू व्हीलर पे चले ही जाते हैं, कार में हम 5 लोग भी आ जाएंगे, तो बढ़िया हम कंफर्टेबल रह के ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने सर्वे किया, तो उनको रियलाइज हुआ कि लोग जो है वो 1 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार है फॉर अ कार। अब ये प्राइस उनको पता चल गई कि ठीक है 1 लाख पे करने तैयार है। फिर लोगों से पूछा कि आप कार में ऐसे कौन से फीचर्स चाहते हो कि आपकी कार में होना चाहिए। लोगों ने बोला कि यार मतलब मुझे विंडो चाहिए ऑब्वियसली, फिर म्यूज़िक सिस्टम चाहिए कि हम लंबा अगर लॉन्ग जर्नी करें तो हमारे पास म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए। देन हमको खुले में ट्रैवल करने की आदत है ना, टू व्हीलर पे हवा लगती रहती है, तो बोले हमको एसी चाहिए। तो बोले मतलब सामने एसी रहा ठीक है, मतलब पीछे नहीं रहा तो भी चलेगा, सामने तो चाहिए। चलो ठीक है, एक एसी सामने आपको चलेगा। ये इन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट्स लोगों से लिख के ले ली। फिर क्या हुआ, ये टीम गई टाटा जी के पास, इन्होंने रिक्वायरमेंट्स बता दी और टाटा जी को बोला कि 1 लाख पीपल आर विलिंग टू पे फॉर दिस। तो टाटा जी ने क्या बोला कि अगर लोग 1 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार है तो हम हमारी टारगेट सेलिंग प्राइस, टारगेट सेलिंग कॉस्ट, टारगेट सेलिंग प्राइस
हमको मिल गई, हमारी टारगेट सेलिंग प्राइस क्या हो गई 1 लाख रुपए, क्योंकि लोग पे करने तैयार है। ठीक है, अब 1 लाख रुपए लोग पे करने तैयार है, बट टाटा जी बोले यार अपना भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे इसमें कम से कम 5,000 का रेवेन्यू होना चाहिए, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। अगर 5,000, एक मिनट सॉरी, अगर 1 लाख का सेलिंग प्राइस सेट किया है और 5,000 का प्रॉफिट वो चाहते हैं, तो उनको कॉस्ट कितनी रखनी पड़ेगी? कॉस्ट उनको रखनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने में होना चाहिए? 1 लाख माइनस 5,000 विच इज 95,000। एक मिनट सॉरी गाइज, मैंने ठंडा ज़्यादा खा लिया था तो मुझे थोड़ी खांसी आ रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हमको टारगेट सेलिंग प्राइस पता चल गई सर्वे करके 1 लाख रुपए की, तो हमने इस तरीके से कॉस्ट निकाल ली कि हमारी जो टारगेट कॉस्ट है वो हमको 95,000 रखनी पड़ेगी, कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 95,000 में हो जाए, ताकि हम ये जो हमने प्लान किया है वो एग्जीक्यूट कर पाए। तो ठीक है, इन्होंने ये जो पूरा उनका विजन है, टारगेट कॉस्ट, ये भी उन्होंने दे दिया अपने टीम को कि डिज़ाइनिंग टीम अब आप काम पे लग जाओ और मुझे ये कार 95,000 में आप पूरा प्रोड्यूस करके बता दो। तो ये लोग टीम जो है वो सब अपना काम करते हैं, और उन्होंने क्या किया, कार की जो प्राइस है वो सर टाटा जी को बताई कि सर हमारे कार की कॉस्ट जो है वो 1,05,000 हो रही, हमको ये कार प्रोड्यूस करने 1,05,000 लग रहे हैं। अब टाटा जी ने बोला यार मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये कार आप लोगों को 1 लाख में मिलेगी और इकोनॉमिकल कार है, अब मैं 1,05,000 नहीं बोल सकता ना, मुझे यही प्राइस सेट करनी है और मुझे बस आप कैसे भी करके ये पूरा करके दो। तो टीम बोलती है कि सर हम एक काम कर सकते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है वैल्यू एनालिसिस। तो वैल्यू एनालिसिस में ये होता है कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऐसी कॉस्ट जो आपके प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड करती है, डायरेक्टली वैल्यू ऐड करती है, तो वैल्यू एडेड कॉस्ट, एंड दिस इज नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। तो ये हमारे प्रोडक्शन में 2 टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो वैल्यू एडेड कॉस्ट वो होती है जो हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है वो वैल्यू एडेड कॉस्ट होती है। तो नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट क्या हुई? नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट वो हुई जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया, सपोज वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड को जो हम पैसे पे करते हैं वो हो गए। देन कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में है, अकाउंटिंग करता है, डायरेक्टली कार मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं आते, वो बैक एंड वाले अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की जो पैसे पे करने हैं वो हो गए। तो ये सब के जो कॉस्ट है ये नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है। तो ये बोलते हैं टीम वाले कि सर हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है ना, हम ट्राई करते हैं कि इसकी जो प्राइस है, हम ये जो कॉस्ट है इसको हम कम कर सके। तो टाटा जी बोलते कि चलो ठीक है आप कर सकते हो। तो उन्होंने वैल्यू एनालिसिस किया और इवन रॉ मटेरियल्स भी उन्होंने वर्क किया कि हम कहाँ और दूसरे वेंडर्स ले सकते क्या, ऐसे पूरे स्टडी करके वर्क करके एनालाइज करके जो कार की प्राइस इनको 1,05,000 कॉस्ट पड़ रही थी, इन्होंने ये कॉस्ट को कम किया और अब न्यू कॉस्ट क्या हो गई? अब न्यू कॉस्ट इन्होंने सेट करी, इन्होंने बोला सर अभी 1 लाख रुपए लगेंगे कॉस्ट ऑफ कार, हमको प्रोड्यूस करने में 1 लाख रुपए लगेंगे। बट टाटा जी ने बोला यार 1 लाख में तो हमको सेल करना है, हमारे प्रॉफिट का क्या होगा? और मैंने आपको टारगेट दिया है कि 95,000 में आपको ये कार मैन्युफैक्चर करनी है, आप मुझे 95 में ही करो और कुछ करो, देखो क्या होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये जो कॉस्ट गैप है, कॉस्ट गैप क्या हुआ? कॉस्ट गैप मतलब क्या होगा? कॉस्ट गैप ये हो रहा है कि आपने जो प्राइस सेट करी थी, आपने सेट करी थी कितनी? 95,000 वर्सेस जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट लग रही है। मतलब मुझे अगर अभी 1 लाख रुपए लग रहा है,
1 लाख रुपए लग रहा है, तो कॉस्ट गैप कितना हो गया 5,000 का। ये जो कॉस्ट गैप है ये मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा। मतलब ऑफ कोर्स क्या बेसिकली क्या हुआ कि ये आपका बजटेड है, ये आपने इतना बजट सेट किया था और ये आपका अभी एक्चुअल हो रहा है। एवरीथिंग इज बजटेड माइनस एक्चुअल। कॉस्टिंग में नॉर्मल यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि आप एक बजट सेट करते हो, फिर आप एक्चुअल करते हो, फिर आप ये ट्राई करते हो कि इन दोनों का गैप फिल हो जाए और जो मैंने सोचा था, जो मेरा विजन था बजट का, मैं उसी को पूरा कर पाऊँ। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो कॉस्ट गैप अभी भी 5,000 का है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब मैं 95,000 में ही प्रोड्यूस कर पाऊँ। ठीक है, उन्होंने फिर अपनी टीम को मोटिवेट किया कि आप और कुछ करो, कुछ अलग करो। तो टीम बोलती है कि सर एक और कॉन्सेप्ट है, हम इस पे यूज़ कर सकते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। अब वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है? वैल्यू इंजीनियरिंग बेसिकली ये हो गया कि आप इंजीनियर कर रहे हो, आप जो डिज़ाइन है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी। जो बेसिकली मैंने आपको चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन बोला था, इट इज़ सिमिलर टू वैल्यू इंजीनियरिंग कि आप काम कर रहे हो और आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं कुछ प्रोडक्ट में ऐसी डिज़ाइनिंग चेंज करूँ जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम हो जाए। तो ये इंजीनियर्स क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार हमने क्या करना चाहिए। तो ये सोचते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे हमने गाड़ी में सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, तो नॉर्मल कार में अगर 4 सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं तो हमारी कार, क्योंकि हम छोटी सी कार बना रहे हैं, तो ये कार में हम 2 सिलेंडर्स से भी काम कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें छोटी गाड़ी है और सिलेंडर्स कम यूज़ करेंगे, तो इस रीज़न से ये भी है कि इसकी जो स्पीड है ये ज़्यादा नहीं रहेगी और 65 किलोमीटर्स पर आवर बस इतनी तक की स्पीड पहुँचेगी। तो सर ने बोला कि ठीक है यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं, हमको बेसिकली कार प्रोवाइड करना है कि लोग सेफली लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सके, तो थोड़ा बहुत मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो लोगों को करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है ये चेंज कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा और बताओ आप और क्या चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने बोला सर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो एसी का हमारा डिस्कशन हुआ था कि एसी हम आगे और पीछे दोनों दे रहे थे, हम एक काम करते वो सिर्फ आगे देंगे और पीछे के लिए हम एसी नहीं देंगे। सर ने बोला बिल्कुल ठीक है चलेगा हमको। फिर ऐसे करके इन्होंने वैल्यू इंजीनियरिंग करी और उन्होंने ये जो प्राइस है, अभी जो कॉस्ट है, इसको कॉस्ट को उन्होंने ला दिया 97,000 पे। बट अभी भी आपका गोल अचीव हुआ कि आपकी टारगेट कॉस्ट कितनी थी 95। अभी भी कॉस्ट गैप कितना हो रहा है, कॉस्ट गैप कितना हुआ अभी, कॉस्ट गैप कितना है? आपका टारगेट 97,000 नहीं है, आपका 95 है और 97 अभी है, तो 2,000 का कॉस्ट गैप है। आपको अभी भी टारगेट करना है कि आप ये 2,000 का गैप कैसे फिल कर सके और इसको ज़ीरो बना सके। फिर उन्होंने टीम को बोला कि कुछ करो। तो वो लोग बोलते हैं कि सर हम एक और कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है काइज़न कॉस्टिंग। अब ये क्या है काइज़न कॉस्टिंग? ये एक जापानीज टर्म है। तो इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मतलब कि आप का प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन आप फुल ट्राई करोगे कि प्रोडक्ट में हम क्या सुधार कर सकते हैं, हम उसकी कॉस्ट किस तरीके से कम कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने काइज़न कॉस्टिंग का यूज़ किया और उन्होंने सोचा कि देखो सर हमारी जो ये कार है, ये हमारी कार है, ठीक है, छोटी सी कार। अब ये कार में जो टायर्स है ये हम नॉर्मली हम थोड़े बड़े टायर्स यूज़ करते हैं क्योंकि कार है, लेकिन उसकी जगह हम यूज़ करेंगे छोटे टायर्स। तो अगर हम ये टायर्स छोटे कर दे तो इसमें जो लगने वाले नट्स है ये हमको कम लगेंगे एंड ऑल्सो वो कॉम्पैक्ट रहेगा तो टायर की प्राइस भी कम लगेगी। तो आपको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट बस कॉम्पैक्ट टायर्स रहेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी आइडिया लगी क्योंकि इन्होंने क्वालिटी इंप्रूव करने की सोची है। तो ऐसे करके फिर सर ने बोला कि चलो अब मुझे बताओ कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, आप ये कर लो। अब कॉस्ट कितनी हो गई, अब हो गई 95,000।
अब उन्होंने टारगेट कॉस्ट अचीव कर ली। तो टारगेट कॉस्ट कैसे अचीव हुई है, क्या क्या प्रोसेस किया है? टारगेट कॉस्ट के लिए उन्होंने किए वैल्यू एनालिसिस किया, फिर उन्होंने किया वैल्यू इंजीनियरिंग, तीसरी स्टेप उन्होंने क्या की, उन्होंने काइजन कॉस्टिंग सिस्टम का यूज़ किया। ये तीनों सिस्टम का यूज़ करके उन्होंने जो अब कॉस्ट गैप है, कॉस्ट गैप वो हो गया है नील। क्यों? 95,000 पे आ गए वो लोग और 95 हमने एक्चुअली सोचा था, तो ये कॉस्ट गैप को उन्होंने नील कर दिया, विच इज़ हमने हमारी टारगेट कॉस्ट अचीव कर ली। इस तरीके से नैनो मार्केट में उतरी है और उन्होंने अपनी टारगेट कॉस्ट अचीव की है बाय सेलिंग इट एट 1 लाख रुपीज़ इन द मार्केट। ये उन्होंने सिस्टम यूज़ किया जो जापान से आया था। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको छोटा सा और बताती हूँ जिसका नाम है मार्केट शेयर एंड मार्केट साइज। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है दो, मार्केट शेयर और मार्केट प्राइस। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूँ। कौन सी? मेरी कंपनी का नाम है सैमसंग, मैं सैमसंग की ओनर हूँ, ठीक है। अब इंडिया में कितने यूजर्स होंगे मोबाइल फ़ोन के? इंडिया में अराउंड 100 करोड़ यूजर्स है मोबाइल फ़ोन के, 100 करोड़ यूजर्स है। इसमें से कुछ लोग हैं जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं और कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं जो एप्पल यूज़ करते हैं। आप मेरा इग्नोर करो, मैंने खुद के पैसे से लिया है, आप लोग भी कमाओ और बिल्कुल लो, ठीक है। सॉरी। तो इसमें से कुछ 100 करोड़ में से समझ लो आप एंड्रॉयड यूजर्स होंगे 80 करोड़, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन एंड्रॉयड यूज करता है, और 20 करोड़ पकड़ लो कि आप एप्पल यूजर्स रहेंगे। अब एप्पल यूजर्स का तो ठीक है, हो गया। अब एंड्रॉयड यूजर्स में भी उनके पास कितने ऑप्शंस है? एंड्रॉयड में कितना है यार? ओप्पो है, वीवो है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, कितनी सारी ब्रांड्स है और सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। बट इसमें से सैमसंग के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ये 80 करोड़ में से वो कितने हैं? वो है 20 करोड़, वो 20 करोड़ है, और बचे हुए जो है वो डिवाइडेड है कि कुछ लोग दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब मुझे बताओ कि सैमसंग के लिए मार्केट शेयर क्या होगा और मार्केट साइज क्या होगा? सोचो एक बार, मीनिंग सोचो, ऐसे ही आप वर्ड्स के हिसाब से मीनिंग सोचो। मार्केट साइज क्या हो सकता है और मार्केट शेयर क्या हो सकता है? साइज मतलब बड़ा, साइज की, इसकी साइज क्या है? तो इसके लिए मार्केट साइज क्या हो गई सैमसंग के लिए? ये 80 करोड़। इसके लिए मार्केट साइज क्या हो गई? 80 करोड़। और मार्केट शेयर क्या हुआ कि सैमसंग का शेयर कितना इन द मार्केट? 20 करोड़, तो ये 20 करोड़ हुआ। तो मार्केट शेयर इज अ पार्ट ऑफ मार्केट साइज। ये टर्म्स हमको आगे यूज होने वाली है क्वेश्चंस में, तो हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया ताकि आपको तब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको अभी ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है। अभी ये हमने बेसिक्स देख लिए कि क्या है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या था और टारगेट कॉस्टिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया और टारगेट कॉस्टिंग में क्या देखा। तो हमने टारगेट कॉस्टिंग कैसे निकाली, टारगेट कॉस्ट कैसे निकाली हमने? हमने एक सेलिंग प्राइस सेट किया, टारगेट सेलिंग प्राइस में से हमने क्या माइनस किया? हमें जो प्रॉफिट चाहिए माइनस टारगेट प्रॉफिट। इस तरीके से हमने टारगेट कॉस्ट निकाली। ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है पूरे चैप्टर में कि टारगेट कॉस्ट कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम इस रिलेटेड थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। चलो आ जाओ थ्योरी पे। हाँ जी, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट इज डिजाइंड एज पर वन स्विश। ये मैंने आपको बताया कि मुझे बॉटल प्रोड्यूस करनी है तो मेरे हिसाब की मैं डिजाइनिंग दूंगी, ठीक है। ऑल द कॉस्ट्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन आर कैलकुलेटेड।
ये भी हमने देखा कि जो मटेरियल लगने वाले हैं, रॉ मटेरियल, पूरे जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक जितने भी मटेरियल है वो मैं देख रही हूँ कि कॉस्ट कितनी लग रही है। अ डिजायर्ड प्रॉफिट और मार्कअप इज एडेड, ये हमने देखा, बॉटल का एग्जाम्पल देखा इसमें कि 200 की बॉटल है, मुझे 10% चाहिए था इस पर 20 रुपये, तो 220 रुपीज़। SP इज अचीव्ड बाय एडिंग 2 and 3, सेलिंग प्राइस कैसे अचीव हो गई, कॉस्ट में मैंने मार्कअप ऐड किया, सेलिंग प्राइस इज अचीव्ड, सिंपल। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम में होता था। तो टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट सेलिंग प्राइस, डन। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Mr. A is engaged in manufacturing of an item and he discloses following figures of cost. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है और वो फॉलोइंग फिगर्स बताता है। He wants to earn a profit with 10% markup on total cost. किस पे, टोटल कॉस्ट पे 10% उसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 100 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम इज 2 लाख, तो ये 2 लाख टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, पर यूनिट नहीं दी गई है। टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 4000 यूनिट्स, कैलकुलेट टारगेट सेलिंग प्राइस। सी, अगर आपको 1 मिनट चाहिए ये सॉल्व करने तो आप वीडियो पॉज कर लो और बिल्कुल निकाल लो। आप इवन ये कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने इंटर में भी देखा होगा। और इनकेस अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी देख लेंगे जिस हिसाब से आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है ये ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। आप एक बार ये देख लो ताकि आपको समझ जाए, फिर आप वीडियो पॉज कर लेना, 1 मिनट के लिए पॉज कर लो और फिर इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ क्या दिया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हमको क्या दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी गई है, इधर ₹100। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी है हमें, 2 लाख। ये 2 लाख क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब 2 लाख अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तो मुझे अगर पर यूनिट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। कितनी आएगी ये, ₹50। तो अब मुझे बताओ टोटल कॉस्ट क्या हो गई, मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट ये हो गई मेरे लिए 150 रुपीज। ठीक है, ये 150 रुपीज कैसी हो गई, पर यूनिट, पर यूनिट। अब मुझे क्या दिया गया था इधर, ही वॉन्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट विथ 10% मार्कअप ऑन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पे 10%, तो प्लस मार्कअप एट द रेट 10%। तो ये कितना हुआ, इधर लिख दो 150 का 10%, इधर 15 रुपये, तो ये हो जाएगा 165 रुपीज। ये मेरी टोटल कॉस्ट, ये मेरी हो गई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो मैं चाहती थी तो मैं ये वेरिएबल कॉस्ट की जगह VC लिख सकती थी, फिक्स्ड कॉस्ट की जगह FC लिख सकती थी, टोटल कॉस्ट की जगह TC लिख सकती थी, सेलिंग प्राइस की जगह SP लिख सकती थी, ये सब मैं कर सकती थी और मैंने तो गाइज CA क्लियर भी किया है। बट आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, आप लोगों को शॉर्टकट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। तो अगर आप अभी से आदत डालोगे कि मैं फुल फॉर्म्स लिखूँ तो आपकी वैसी स्पीड डेवलप हो जाएगी। आपको वो VC और FC ये सब नहीं लिखना है, पूरे पूरे लिखना है। और एंड भी आप देखो तो आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ना कि सिर्फ SP लिख के छोड़ दो और 165 कर दो। तो आपके यहीं जो छोटे छोटे मार्क्स कट होते हैं ना, वो यहीं बचेंगे। दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट। अब इसमें भी आप एक टेबल, सी आपके पास टाइम है तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन एक ढंग का प्रेजेंटेशन होना चाहिए और इस पे आपको अभी स्टार्टिंग से काम करना है। इंटर में आपने जो किया वो ठीक है, बट दिस इज हाउ फाइनल में आपका होना चाहिए प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं और जो आपके पेपर चेकर है उनको मन होना चाहिए कि यार ये पेपर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इसको चेक करना है अच्छे से। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन।
ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। मैं आपको टाइम दूंगी लिखने का, अभी आप एक बार देख लो ऑप्शन नंबर 2 क्या है। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि जो मुझे वेरिएबल कॉस्ट दी है, तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ये मुझे पर यूनिट दी है। मैं क्या कर सकती हूँ कि इसको मैं टोटल निकाल सकती हूँ। टोटल कैसे निकालूंगी, ₹100 इंटू 4000 यूनिट्स, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गई 4 लाख रुपीज। इसमें मैं ऐड करूंगी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे कितनी दी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ₹2 लाख। तो मेरी इस हिसाब से कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट ये हो गई 6 लाख रुपीज। अब मुझे इसको पर यूनिट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, इसको मैं डिवाइड करूंगी बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं मेरे, 4000। तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, ₹165 सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारी टारगेटेड सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब आप ये कर सकते हो, 1 मिनट आप आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड, आप स्क्रीन पे पॉज ले लो और आप ये लिख लो। तो ये ऑप्शन 1 आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप ऑप्शन 1 लिखो और उसके नीचे एक हेडिंग दो ऑप्शन 2 और फिर ये कॉपी करो। आपको ये क्वेश्चन देखो, ये जो आपको जब इसकी पीडीएफ मिलेगी यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ने वाली हूँ, बट आई होप आपने अभी तक एक रजिस्टर बना लिया होगा, तो आप उसमें ये लिख लीजिए क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए और ये आंसर इस तरीके से लिखिए। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इट इज़ नॉट लाइक कि यही आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में एडवांस वर्जन आएगा ऑफ दीज क्वेश्चंस, बट ये अभी हम हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सपोज इन द अबाउ एग्जाम्पल मार्कअप इज 10% ऑन वेरिएबल कॉस्ट, नाउ कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। क्या बोला है इन्होंने, मार्कअप इज 10% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी ₹100। इन्होंने बोला है मार्कअप है जो वो है 10%। तो हम क्या करने वाले हैं, हम आप एक बार सॉल्व करो तो क्या आंसर करोगे आप, देखते हैं चलो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपने ये किया क्या कि ये ₹100 का वेरिएबल कॉस्ट है, मुझे इस पे 10% निकालना है, तो मैं इसमें 10% ऐड कर लूँगा। और मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो मुझे फिक्स कॉस्ट भी निकालनी है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यही मैंने निकाला था, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, ₹50, ₹50। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई इस हिसाब से, सेलिंग प्राइस, टारगेट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये कितनी हो गई, ₹160। आपका आंसर ये है क्या यही है आंसर आपका, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये आंसर गलत है। एक कॉन्सेप्ट अब आपको मैं बताती हूँ क्या है क्या होता है, जो आपको ये मार्कअप इज 10% ऑन वेरिएबल कॉस्ट लिखा जाता है ना, इसका ये मार्कअप का मीनिंग क्या होता है, जब जब आया आपको कि मार्कअप इज दिस % ऑन वेरिएबल कॉस्ट, इसका मीनिंग होता है कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस द प्रॉफिट। तो बेसिकली जो ये मार्कअप है ये इंक्लूड करता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। तो आपको अलग से ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना ये ऐड नहीं करनी है। तो अगर ये केस में आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो आप सेलिंग प्राइस ऐसे निकालोगे कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ₹100 है और एड मार्कअप प्लस मार्कअप एट द रेट 10% इज इक्वल टू ₹10।
तो आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 110 होगी, ना कि 160। तो अलग से फिक्स्ड कॉस्ट नहीं ऐड करनी है, बिकॉज दिस मार्कअप इज इंक्लूडिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट जब एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तब आप ये छोटी छोटी गलतियां करते हो। तो ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब आपको दिया है मार्कअप इज -% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इसको अच्छे से लिख के देती हूँ, फिर आप उस हिसाब से प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अब आप चाहो तो मेरे साथ भी लिख सकते हो ताकि आपका भी टाइम बच जाए। ठीक है, ठीक है, इसको हमको प्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ हमारा, ₹100, हाँ 100, एड प्लस मार्कअप @10%, ₹10, ये हो गया रुपीस, तो हमारा टारगेट सेलिंग प्राइस ये हमारा ₹110 हो गया। आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक ये भी कर दो कि जैसे वेरिएबल कॉस्ट 100 लिख दो, इसमें मार्कअप लिख दो, ये आप शॉर्टकट भी लिख लो क्योंकि ये हमारे समझने के लिए, इसमें 10% मार्कअप कर दिया और यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट भी लिख लो ₹50। ऐसे करके आप 160 कर दो और इसको ऐसे कैंसिल कर दो, रॉन्ग लिख दो, ताकि आपको समझ में आए कि क्या नहीं करना है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और एक नोट लिख लो नीचे, नोट कि मार्कअप ऑन वेरिएबल कॉस्ट includes fixed cost and desired profit। एक ऐसी नोट लिख लो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे और आप जब रिवीजन करो तो फटाफट हो जाए। ठीक है, आप ये जल्दी से लिख लो स्क्रीन पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की थ्योरी हम देखते हैं, टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम। इन ट्रेडिशनल मेथड वी कैलकुलेट टारगेट सेलिंग प्राइस बाय एडिंग डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट किया था हमने पहले, कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करके। एज कॉस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेलिंग प्राइस विल ऑल्सो बी डिफरेंट। ये मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये कैलकुलेटर के रॉ मटेरियल 200 में मिल रहा है तो आपको भी सेम रेट में मिले। सबके लिए अलग अलग कॉस्ट लगेगी क्योंकि लोग अलग अलग जगह से लेते हैं, ऑल्सो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस अलग रहता है। In perfect competition market, we cannot afford price different from our competitors, because if our competitors provide same features with lower price, we will not be able to create our market share। अभी मैंने आपको मार्केट शेयर का कॉन्सेप्ट बताया कि मार्केट शेयर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। क्यों नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये कैलकुलेटर 200 में बेच रही हूँ बट मेरा कंपेटिटर ये सेम कैलकुलेटर 180 में बेच रहा है, तो लोग उससे खरीदेंगे ना, मेरे पास क्यों आएंगे। मुझे कितनी भी कॉस्ट लगे, मुझे इसको बनाने के लिए अगर 180 लग रहा है रुपीज, डजेंट मैटर, लोगों को कितने में मिल रहा है उस हिसाब से लोग खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा कंपेटिटर सस्ते में बेच रहा है तो मैं अपनी प्लेस एस्टैब्लिश नहीं कर पाऊंगा मार्केट में। ठीक है, एज वी कांट कीप आर सेलिंग प्राइस हायर, वी कैन ओनली कंट्रोल आर कॉस्ट। ये मैंने आपको बोला था कि मार्केट में हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फिर वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। हमने हमारी कॉस्ट कम करने पे फोकस करना चाहिए। बाय डूइंग सो वी कैन अर्न प्रॉफिट एंड ऑल्सो क्रिएट अ मार्केट शेयर। सही बात है कि हम ऐसे करके हमारी पोजिशन बना लेंगे। ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज a structured approach for determining the cost at which a proposed product with specified functionality and quantity must be produced to generate a desired level of profitability as its anticipated selling price। कुछ समझा क्या? रुको मैं समझाती हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है, जब इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है,
आपको वो सेंटेंस को ब्रेक लगाना पड़ता है जहां तक मीनिंग बन रहा है। देखते हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, ये यहाँ पे आप एक ब्रेक लगा दो, एट विच अ प्रपोज्ड प्रोडक्ट विथ स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी एंड क्वांटिटी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, यहाँ एक सेकेंड ब्रेक लगा दो, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, टू जनरेट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा पार्ट हो गया। तो आपको जब जब कोई थ्योरी का प्रिपरेशन करना है आप ये यूज कर सकते हो कि बहुत बड़ा, और कभी कभी ऐसे होता है यार सब ऊपर से जा रहा है, तो दिस इज हाउ यू शुड डू इट कि सेंटेंस को डिवाइड करो जहां तक मीनिंग हो रहा है। अब देखो अब सिर्फ ये पार्ट्स पढ़ के देखो, अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए एक अप्रोच है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ठीक है, at which a proposed product with specified functionality and quantity must be produced। मतलब क्या लिखा है, ऐसी कॉस्ट जिस पे एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। टू जनरेट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब ऐसे फंक्शन, मतलब स्पेसिफाइड फंक्शन और हमारा स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एज इट्स एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस, मतलब वही सेलिंग प्राइस पे हमको वही स्पेसिफिक फंक्शन के साथ स्पेसिफिक प्रॉफिट के साथ हमको एक अप्रोच यूज करनी है और कॉस्ट डिसाइड करनी है। ये हुआ इसका मीनिंग। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि टारगेट कॉस्टिंग डिफाइन करो, बट आपको पता होना चाहिए क्या है, इसीलिए हमने ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो बेसिकली टारगेट कॉस्ट क्या है, टारगेट कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सिंपल। अभी तक हमने बहुत बार देख लिया है, तो ये अब आपको आ जाना चाहिए, बहुत बेसिक है, ऐसे बैठ के लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हर चीज समझ कर ले रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, अगेन दीज आर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एग्जाम्पल्स। अ कंपनी वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट दैट इट प्लान्स टू सेल फॉर 100 रुपीज, सेल करने का प्लान है तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। द कंपनी वॉन्ट्स टू अर्न अ मार्जिन ऑफ 30% ऑन सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट, कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट। क्या अर्न करना है उनको, 30% मार्जिन ऑन सेल। तो मुझे बताओ क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, बिल्कुल है, ₹100। क्या मेरे पास प्रॉफिट है, बिल्कुल है। प्रॉफिट मार्जिन कितनी चाहिए, 30% ऑन सेल, तो मैं प्रॉफिट मार्जिन लिख दूँ, इधर प्रॉफिट लिख देती हूँ, 30% ऑफ सेल, 30%, इसका 30%, तो इधर क्या आ जाएगा, ₹30। अब मुझे बताओ कॉस्ट क्या रहेगी, टारगेट कॉस्ट, इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगी ₹70। ये हमारी टारगेट कॉस्ट है। ये सिंपल फॉर्मूला, टारगेट कॉस्ट इज टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, ये आप लिख लो, यही स्पेस है। और आप अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो तो क्वेश्चन भी लिख लो साथ में, स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। आगे चलते हैं। तारा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कीबोर्ड इन मार्केट, कीबोर्ड हैविंग सेम फंक्शन एंड क्वालिटी इज सेलिंग एट 400। क्या दिया है ये, सेलिंग एट 400, मतलब ये हमको सेलिंग प्राइस दे दी। तारा इन्वेस्टेड 30 लाख एंड वॉन्ट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट, 20% पर एनम ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है, उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 30 लाख इन्वेस्ट किया, और उसको कितना रिटर्न चाहिए, 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब उसको चाहिए 30 लाख का 20% प्रॉफिट, 6 लाख रुपए कि वो एक्सपेक्ट करती है मुझे 6 लाख रुपए मिलने चाहिए। शी इज एक्सपेक्टिंग टोटल सेल्स ऑफ 10,000 कीबोर्ड्स इन प्रेजेंट ईयर, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट ऑफ कीबोर्ड। क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो, कि मुझे 10,000 ये जो नंबर ऑफ कीबोर्ड्स है वो उतने सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो टारगेट कॉस्ट निकालनी है। अगर आप 1 मिनट वापस आपको सॉल्व करना है, आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं लगता है तो आप जल्दी से एक रफ कैलकुलेशन कर लो, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, अभी देखो मुझे सेलिंग प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस क्या है,
सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज़। मुझे क्या दिया है, उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है और उस पर रिटर्न कितना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितना किया है 30 लाख और रिटर्न ये, तो रिटर्न मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिख दो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखो। कितना 30 लाख का 20%, 6 लाख रुपए। पर ये 6 लाख एक यूनिट के लिए है क्या, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो एक यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए नहीं है, ये कितने यूनिट्स के लिए, 10,000 यूनिट्स के लिए। 10,000 यूनिट्स के लिए तो हमको पर यूनिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 60 रुपीज़। प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे, 60 रुपीज़। तो मेरी टारगेट कॉस्ट क्या हो गई, टारगेट कॉस्ट हुई ₹360, दिस माइनस दिस, ये मेरी टारगेट कॉस्ट हो गई। ये देखो जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एक मैंने क्या किया कि ये 6 लाख को 10,000 से डिवाइड करके इसका पर यूनिट निकाला। सेकेंड मेथड में क्या यूज़ कर सकती हूँ कि ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को मैं 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करूँ इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 40 लाख। और प्रॉफिट कितना है, सॉरी, प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 6 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 36 लाख। 36 लाख टोटल हो रहा है टोटल सेल्स। अब मुझे पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकालनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करूंगी मैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 10,000, तो मेरी पर यूनिट टारगेट कॉस्ट क्या हो गई 360 रुपीज़, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। मैं आपको वापस बोल रही हूँ, आपको फुल फॉर्म्स लिखने हैं, आपको इस तरीके से नहीं करना है जो मैंने ये TCPU लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं, आपको पूरा पूरा लिखना है और अभी से आदत डालनी है, ठीक है। ये दो अलग अलग तरीके हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये मेथड यूज़ करें। क्यों, क्योंकि यार देखो मतलब क्या हो रहा है कि आप इधर उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसको वापस डिवाइड कर रहे हो, मतलब इट इज़ अ टायरिंग प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर इतने शॉर्ट में निकल रहा है, तो आपको ये प्रोसेस क्यों यूज़ करना है, ठीक है। इधर था 40, ठीक है, आप ये लिख लेना। और ये सब बेसिक एग्जाम्पल्स है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, बहुत छोटे मोटे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है स्पेसिफिक कॉस्ट। क्या है स्पेसिफिक कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, सपोज मैं एसी मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, एसी डिस्ट्रीब्यूट अगर मैं कर रही हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं मेरी तरफ से आफ्टर एक सर्विस देती हूँ जिसमें मैं इंस्टॉलेशन भी करके देती हूँ। तो अगर मैं एसी 30,000 का मैं एसी बेच रही हूँ, तो मेरी तरफ से लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है कि मैं आपको जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगता है वो मैं बेयर करूँगी। और वहीं पर एक दूसरा इंसान है, सपोज राम है, राम भी सेम चीज़ करता है कि वो एसी सेल करता है, बट वो ये करता है कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो अलग से चार्ज करता है लोगों से। तो मुझे एक बात बताओ, राम जब उसकी कॉस्ट निकालेगा, क्या वो अलग से इंस्टॉलेशन चार्जेस के पे करेगा, वो चार्ज करेगा उसमें कॉस्ट में? जैसे मुझे अगर मेरी कॉस्ट निकालनी है, सपोज मैंने आपको बताया कि मैं 30,000 में एसी बेच रही हूँ, प्लस मेरे लिए क्या होगा स्पेसिफिक कॉस्ट रहेगी। एक स्पेसिफिक कॉस्ट क्या हुई है ये मेरी, कि मैं उनको ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस है ये भी लगते हैं मुझे, तो मेरे लिए 32,000 हो गई। अब यहीं पे राम है, राम सिर्फ 30,000 का एसी बेच रहा है, क्या ये स्पेसिफिक कॉस्ट उसको लगेगी? उसको जो 2,000 एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मैं अकेली प्रोवाइड कर रही हूँ उसको लगेगी? नहीं लगेगी। तो ये जो 2,000 है वो ये अपने कॉस्ट में से माइनस करेगा टू कम ऑन टारगेट कॉस्ट, मतलब ये सेलिंग प्राइस में से माइनस करेगा।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, मतलब किसी की स्पेसिफिक कॉस्ट दूसरे इंसान को नहीं लगती। स्पेसिफिक मतलब एक इंसान को लेकर, जिसको लग रही है सिर्फ उसके लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं लगेगी। तो इस पे भी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज अर कंपेटिटर इज हैविंग सम स्पेसिफिक कॉस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, विच वी नीड नॉट इनकर, मतलब राम को वो इनकर नहीं करनी है। इन दिस केस वी विल हैव टू रिड्यूस सच स्पेसिफिक कॉस्ट फ्रॉम टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो मार्केट प्राइस है, इधर मैंने आपको एसी की बता दी थी 30,000। स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपेटिटर, मुझे जो 2,000 रुपये लगी थी एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये मैं माइनस करूंगी। ऐसे में क्या अचीव करूंगी, टारगेट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 28,000। डिजायर्ड प्रॉफिट मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जो भी मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है, और फिर ये जो आएगी वो मेरी टारगेट कॉस्ट रहेंगी। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये राम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दे रही थी 2,000 रुपये की, राम वो नहीं दे रहा है, तो राम वो माइनस करेगा खुद के सेलिंग प्राइस में से टू कम एट द टोटल टारगेट कॉस्ट। ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज इन एग्जाम्पल फोर क्या है, तारा वाला, ठीक है। अ कंपेटिटर इज हैविंग स्पेसिफिक एक्सपेंस ऑफ 50,000 पर एनम विच वी निड नॉट इनकर, कैलकुलेट द रिवाइज टारगेट प्राइस। अब मुझे बताओ आप टारगेट प्राइस कैसे निकालोगे। इसमें क्या हो रहा है, फिर अभी हम यही फॉर्मूला पूरा इधर यूज करेंगे, तो एक मिनट, हाँ, तो मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या हो रही है, मतलब सेलिंग प्राइस हो गई 400, या 40 लाख भी ले सकते हैं, या इधर एक 40 लाख का भी बना लेते हैं, ये पर यूनिट है और ये टोटल है, ठीक है। माइनस स्पेसिफिक कॉस्ट, तो अब ये हमको टोटल में दिया तो 50,000, इसमें से 50,000 माइनस कर लो, तो हमको क्या आएगी, टारगेट सेलिंग प्राइस। टारगेट सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 40 लाख माइनस 50,000, क्या हो रहा है हमारा। पहली बात, एक सेकेंड, मार्केट प्राइस आपकी कैसे आ रही है, आप ये कर सकते हो, मार्केट प्राइस आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिला के आ रही है पहली बात। तो आप ये करो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो रही है 40 लाख रुपीस प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो रही है, ऊपर कितनी थी आपकी, ओ सॉरी इसमें फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं, आई एम सो सॉरी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो थी आपकी कॉस्ट है, माइनस आप क्या करोगे स्पेसिफिक कॉस्ट कितनी है, स्पेसिफिक कॉस्ट 50,000, तो आपकी ये जो हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी सेलिंग प्राइस 39.5 लाख। अब आप इसमें से क्या करोगे, आप आपका डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस करोगे। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना था आपका, डिजायर्ड प्रॉफिट था 6 लाख, ये देखो आपने निकाला था इधर 6 लाख, तो आप 6 लाख माइनस करोगे तो आपका जो आएगा दैट विल बी टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कितनी आएंगी 33.5 लाख, ये आपकी टारगेट कॉस्ट हो जाएगी। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट लिया, क्योंकि इधर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं थी तो हमने वेरिएबल कोई टोटल कॉस्ट पकड़ी या मार्केट प्राइस पकड़ ली, तो इसको मार्केट प्राइस पकड़ा, उसमें से हमने क्या माइनस किया, हमने माइनस किया स्पेसिफिक कॉस्ट, जिससे हमारी क्या ही ये आई सेलिंग प्राइस में से हमने डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस किया, जिससे हमको मिल गई टारगेट कॉस्ट। ठीक है, आप ये लिख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। feasible cost and cost gap. Target cost means the maximum amount of material, labor and overhead costs which an organization can incur. ये मैंने आपको बताया था, टारगेट कॉस्ट क्या होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल, जो मैं मैक्सिमम, जैसे टाटा जी ने क्या बोला था, मेरे लिए टारगेट कॉस्ट क्या है, मेरे लिए टारगेट कॉस्ट इज 95,000। उन्होंने
सेट करके दिया था कि मैं मैक्सिमम 95,000 तक ही खर्चा करूंगा क्योंकि मुझे 5,000 प्रॉफिट चाहिए और मुझे सेलिंग प्राइस 1,00,000 रुपीज़ रखनी है। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग टारगेट कॉस्ट आप यहाँ पे लिख लो 95,000 नैनो एग्जाम्पल, नैनो का एग्जाम्पल लिख के, एग्जाम्पल नैनो में ये था मैक्सिमम अमाउंट हमने ये सेट की थी। आफ्टर एनालाइजिंग टारगेट कॉस्ट वी शुड कैलकुलेट द करंट फीजिबल कॉस्ट। अब ये क्या नया टर्म है, करंट फीजिबल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट विच कैन बी अचीव विदाउट कॉस्ट रिडक्शन। अब हमारे नैनो के एग्जाम्पल में क्या होती करंट फीजिबल कॉस्ट, मतलब ऐसी कॉस्ट जो टाटा जी ने बोला था कि तुम डिजाइन करो और मुझे कॉस्ट बताओ, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको क्या कॉस्ट दी थी, उन्होंने आपको दिया था 1,05,000, उन्होंने आपको ये कॉस्ट बताई थी। तो करंट फीजिबल कॉस्ट इस केस में क्या हो गई, नैनो के केस में 1,05,000। फिर मैं इसको ना दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखे। हाँ, इधर आप लिख दो एग्जाम्पल नैनो कार में 95,000 और इधर आप करंट फीजिबल कितना था, एग्जाम्पल 1,05,000 नैनो एग्जाम्पल, नैनो में नैनो केस। ठीक है, which is the cost of material, labor and overhead according to current features and quality which has been suggested by designer and production। वो हमारे डिजाइनर और प्रोडक्शन हेड ने हमको सजेस्ट करके ये रेट निकाल के दिया था, ये कॉस्ट निकाल के दी थी। ठीक है, तो करंट फीजिबल कॉस्ट क्या हो गई, जो टारगेट कॉस्ट है, करंट फीजिबल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट क्या हो गया हमारा, कॉस्ट गैप। मैंने आपको कॉस्ट गैप का कॉन्सेप्ट बताया था कि करंट फीजिबल कॉस्ट मतलब सबसे पहले 1,05,000 माइनस जो टारगेट है 95,000, तो ये क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा कॉस्ट गैप आ रहा है और ये गैप को हमको क्या करना है, टारगेट हमारा रहता है ये कॉस्ट गैप को जीरो करने का। ठीक है, द एम शुड बी टू रिड्यूस द करंट फीजिबल कॉस्ट up to target cost by using techniques like value engineering, Kaizen costing, JIT system, etc. See, अब हमने वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग और काइजन कॉस्टिंग तो देख ली, JIT का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे देखेंगे, बट बेसिकली वो भी एक सिस्टम ही है टू रिड्यूस द कॉस्ट और क्वालिटी मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो कॉस्ट गैप इज निल व्हेन CFC इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, CFC इज करंट फीजिबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब करंट फीजिबल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट अगर जीरो हो गया तो कॉस्ट गैप जीरो रहेगा। ठीक है, स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग, क्या क्या स्टेप्स देखी थी हमने क्या देखा था, नैनो के केस में उन्होंने क्या किया, पहले जाके आइडेंटिफाई द नीड ऑफ अ प्रोडक्ट, उन्होंने क्या किया, नीड ढूंढी कि भाई नीड है क्या, उन्होंने लोगों से पूछा था ना कि कार की नीड है क्या, कार की नीड है क्या। फिर उन्होंने क्या किया, सेट टारगेट सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर्स विलिंगनेस टू पे, उन्होंने अप्रोच किया, लोगों को सर्वे किया और क्या बोला, पूछा कि आप कितना पे करना चाहोगे, तो उन लोगों ने क्या बताया, वी आर विलिंग टू पे 1,00,000 रुपीज़। सेट प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम, अब ये है कि हम हमारा प्रोडक्शन उस हिसाब से देखेंगे कि हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितने वॉल्यूम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सेट टारगेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन कंपनीज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे बेस करो टारगेट प्रॉफिट, तो लॉन्ग टर्म पे इन्होंने कितना सोचा था, इन्होंने सोचा था ₹5,000। ठीक है, सेट टारगेट कॉस्ट दैट इज टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, तो हमारा टारगेट सेलिंग प्राइस कितना था 1,00,000 और हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना था 5,000, तो हमारा टारगेट कॉस्ट कितना हुआ 95,000। इस तरीके से हमने टारगेट कॉस्ट निकाला था। ठीक है, एस्टिमेटिंग करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज, फिर क्या किया, हाँ एक सेकेंड, ये जो है ये आपका पहले करंट फीजिबल कॉस्ट आएगा, तो आपने टारगेट सेट किया, हाँ इधर आपने जो 1,00,000 टारगेट है और ये 95,000 है, ये आपने टारगेट
5,000 है, तो ये 95,000 का जो है ये आपने टारगेट सेट किया कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, बट क्या ये हुआ? क्या ये अचीव किया हमने एक बार में? नहीं। क्या हुआ? हमने एस्टिमेटिंग करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमको अभी कितना करंट कॉस्ट लग रहा था? हमको लग रहा था 1,05,000 रुपये लगा, बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमको 1,05,000 रुपये लगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया? कॉस्ट रिडक्शन टारगेट्स आर सेट बाय सब्ट्रैक्टिंग करंट कॉस्ट फ्रॉम टारगेट कॉस्ट विच इज कॉस्ट गैप। हमने क्या किया? वैल्यू एनालिसिस की, वैल्यू इंजीनियरिंग की, और हमने जो ये 1,05,000 आ रहे थे हमने इसको कॉस्ट गैप को फिल करके 1,00,000 पे लेकर आए। Analyzing the cost reduction targets by breaking down each components and finding opportunity for cost reduction। हमने ये एनालाइज किया ना कि वैल्यू एनालिसिस में क्या किया था, वैल्यू एडेड क्या है और नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट क्या है। तो जो वैल्यू एडेड कॉस्ट है उसको हम इतना नहीं चेंज कर सकते, बट जो नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है, जो सिक्योरिटी गार्ड के थे, अकाउंटिंग हेड्स थे, उन सब की कॉस्ट है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम ट्राई करेंगे कि कम कर दे। और फिर वैल्यू इंजीनियरिंग करके जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन है वो सब चेंज करके हमने कॉस्ट कम करने की ट्राई किया। द प्रोडक्ट इज, फिर क्या हुआ? एक और हमने क्या किया था, हमने काइजन कॉस्टिंग भी यूज़ की थी, जिस रीज़न से हमने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने का सोचा और हमने इस तरीके से उसकी प्राइस 95,000 ला दी। द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड आफ्टर कॉस्ट एस्टिमेट इज ऑन टारगेट। हमारा टारगेट क्या था? 95,000। तो 95,000 अचीव कर लिया तो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे मार्केट में। वंस टारगेट कॉस्ट हैज़ बीन डिटरमाइंड, एक्चुअल कॉस्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मैच्ड अगेंस्ट टारगेट एंड फोकस विल बी ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब ये अचीव हो गया तो ऐसा नहीं कि प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, आप इसके बाद भी ट्राई करोगे कि अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, जैसे ही 95,000 आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ये जो 95,000 आपको लग रहे हैं, आप कोशिश करोगे कि आगे चल के ये मुझे 94 ही लगे प्रोडक्शन करने में, ताकि मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो 5,000 का था उसको मैं 6,000 कर दूं। तो आप इस तरीके से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपका रहेगा टारगेट। ठीक है, आगे चलते हैं। आप ये भी यहाँ पे ऐसे कॉस्ट गैप और यहाँ लिख लीजिए इस तरीके से। एग्जाम्पल नैनो केस, सब जगह नैनो की एक यहाँ पे लिखो, नैनो केस स्टडी। तो आप जैसे ही याद करोगे आपको एक एक चीज़ें याद आएगी कि हमने केस स्टडी में क्या देखा था और क्या हुआ है। तो आपको ये जो स्टेप्स है ये अलग से ऐसे याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको नेचुरली आएगी कि पहले क्या किया था, फिर क्या किया था, फिर क्या किया था। ठीक है। तो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन टारगेट कॉस्टिंग, स्टेप्स क्या क्या हो गई? पहली स्टेप रहेगी एनालाइज टारगेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हम एनालाइज करेंगे। कैलकुलेट डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस, फिर हमने प्रॉफिट देखा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? टारगेट कॉस्ट क्या रहता है? माइनस करना है टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। सिंपल। एक हमने क्या देखा आगे? एक स्पेसिफिक कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट देखा था, लेकिन वो अभी इसमें नहीं मेंशन किया, ये नॉर्मल है। कैलकुलेट करंट कॉस्ट। फिर हमको कॉस्ट गैप देखना है कि हमने जो सोचा था वर्सेस अभी क्या अचीव कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे एफर्ट्स क्या रहेंगे? कॉस्ट गैप को नील कर दो। ये हो गई हमारी टारगेट कॉस्टिंग के लिए स्टेप्स। चलिए अभी हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटेड है। तो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटेड है। अभी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? एक एग्जाम्पल ली थी जिसमें मेरी एक ब्रांड थी, क्लोथिंग ब्रांड। क्लोथिंग ब्रांड के लिए मुझे क्या लगा था? मुझे पेपर बैग लग रहे थे। मेरी ब्रांड का नाम था 12। तो मैंने प्रिंटिंग वाले भैया को अप्रोच किया कि मुझे आप प्लीज़ इसकी कॉस्ट कम करके मुझे इकोनॉमिकल प्राइस में ये बैग आप दे दीजिए। तो जो भी डिस्कशन हुआ उसके बाद मैंने बैग रख ली अपने पास। अब क्या होता है, मेरे स्टोर में, छोटा सा स्टोर है, उसमें आता है ये इंसान राम। राम आता है। अब इसने शॉपिंग करी है राम ने, मुझे इसको एक बैग देनी पड़ेगी क्या? ये मुझे एक बैग देनी पड़ेगी इसको क्योंकि शॉपिंग की है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करता है? राम आता है वापस
उसको अच्छी लगी हमारे स्टोर का कलेक्शन, तो वो वापस आता है और इस बार अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है। ये इधर इसने मेकअप किया है और ये आई शेडो सब लगाया है इसने, ठीक है। ये इसकी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है। गर्लफ्रेंड करती है बहुत सारी शॉपिंग, तो मुझे इसे एक बैग देना पड़ता है और राम ने भी वापस थोड़ी कुछ शॉपिंग करी है, इससे भी एक अलग बैग लगता है। फिर क्या होता है, मेरे स्टोर में आते हैं कुछ फ्रेंड्स। ऐसे 3 फ्रेंड्स आए हैं स्टोर में, इसने चश्मा पहना है, ठीक है। ये 3 फ्रेंड्स आए हैं, इन्होंने भी की है ढेर सारी शॉपिंग, तो इन तीनों को अलग अलग बैग्स देने पड़े मुझे, क्योंकि सब अलग अलग जगह रहते थे। मैंने 3 बैग्स दे दिए, इसको भी एक बैग दे दिया। नेक्स्ट होता है कि हमारे स्टोर पे आती है एक फैमिली, 1 2, ये 2 और ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अब कलेक्शन तो है हमारे पास सब बहुत अच्छा, तो ये लोग भी काफ़ी सारी हर इंसान के लिए शॉपिंग करके ले गए और इनका था कि हमें भी हमारे अलग अलग बैग्स ही चाहिए, तो हमने इन्हें भी बैग्स दे दिए। और इधर 12। मुझे एक बैग की कॉस्ट पड़ी, मतलब मुझे मीन्स आई एम द ओनर ऑफ द स्टोर, मुझे एक बैग बनाने के लिए या प्रिंट करने के लिए 10 रुपये लग रही है। ये मुझे लगी है कॉस्ट 10 रुपीज़ की। अब मुझे बताओ कि ये जो राम है इसको मैंने पेपर बैग दिया जो, तो मुझे कितने रुपए लगने वाले इसके लिए, 10 रुपये लगेंगे। वहीं ये राम उसकी जो गर्लफ्रेंड को लेकर आया है उसके लिए मुझे कितने लगेंगे, एक बैग इसका एक बैग इसका, ऐसे मुझे लगे 20 रुपीज़। ये 3 फ्रेंड्स आए, इनके लिए 3 बैग्स दिए, 30 रुपीज़ लगे। ये एक फैमिली आई है, 4 लोगों के 4 बैग्स मुझे देने पड़े, तो ये मुझे 40 रुपीज़ देने पड़े। ऐसे मुझे देने पड़े इन लोगों के लिए अलग अलग बैग्स के अलग अलग, मुझे 40 रुपीज़ ऐसे 30 40 10 20 पैसे लग गए। अब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, ये हो गई टोटल, मुझे इतने लग रहे, 4 लोगों के लिए इतने लगे। पर यूनिट मुझे कितना लगेगा, पर यूनिट या पर पर्सन मुझे कितना प्राइस लगने वाला है। राम ने एक बैग लिया 10 रुपये, ये 20 रुपये जो मेरा खर्चा हुआ है वो कितने लोगों के लिए थे, 2 लोगों के लिए, तो एक इंसान के लिए कितना हुआ 10 रुपये। फिर जो 30 है वो 3 लोगों के लिए थे, तो एक इंसान के लिए मुझे कितने लगे 10। 40 मुझे 4 लोगों के लिए थे 10। ऐसे मुझे एक बैग का प्राइस, जो मुझे एक इंसान को देना है वो कितना 10 10 10 10। अब एक बात मुझे बताओ, ये अगर वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें हमको 2 चीज़ें दिख रही है अगर आप ध्यान से देखोगे, कि एक जो एलिमेंट है वो है फिक्स्ड जो 10 रुपये मुझे लग ही रहे, और दूसरा एलिमेंट क्या है, वेरिएबल। तो इसमें से मुझे बताओ फिक्स्ड एलिमेंट ये हो गया, तो वेरिएबल एलिमेंट कौन सा है, ये टोटल वाला वेरिएबल एलिमेंट हो गया, कि एक इंसान आ रहा है एक बैग देना है 10, 2 आ रहे हैं दोनों को बैग्स देनी है, मेरे लिए कितना हो रहा है, मेरे लिए खर्चा 20 हो रहा है, सामने वाले को एक ही बैग जा रहा है, बट मेरे लिए कितना हो रहा है, 2 लोग आ रहे हैं तो 20, खर्चा मल्टीप्लाई होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मैं अगर बात करूँ फिक्स्ड और वेरिएबल इसके फैक्टर्स की, तो इसमें का फिक्स्ड कौन सा पोर्शन हो गया, फिक्स्ड पोर्शन ये होगा, ये वाला जो पर यूनिट लग रहा है मुझे, तो ये पर यूनिट वाला पोर्शन जो है पार्ट है वो फिक्स्ड है, और वेरिएबल कंपोनेंट कौन सा हो गया, जो टोटल में लग रहा है, ये टोटल का वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब ये हमने देख लिया वेरिएबल कॉस्ट के लिए। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड की। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए क्या होता है कि मेरे स्टोर में 4 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 4 एम्प्लॉयज़, या मेरे पास 4 लोगों का स्टाफ है, छोटा सा स्टोर है, तो मुझे हर इंसान को 15,000 सैलरी देनी पड़ती है। तो अगर मेरे स्टोर में कभी एक भी कस्टमर नहीं आए फिर भी मुझे क्या ये 15,000 सैलरी देनी पड़ेगी पर पर्सन, टोटल कितनी हो रही है ये 60,000। तो क्या ये 60,000 मुझे देना पड़ेगा अगर कोई भी नहीं आया तो, यस देना पड़ेगा। तो ये हम अगर देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल,
तो मुझे 60,000 रुपीज़ जो स्टाफ को देना है वो तो लगने ही वाले है। ये मैंने 4 महीने के लिए लिख दिया कि मेरा कुछ भी अगर रेवेन्यू नहीं भी हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी माई एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस रहने ही वाला है। ठीक है, अब होता ये है कि जनवरी मंथ में कस्टमर्स आते हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हो गए, 1000 आए सपोज, फरवरी में 2000। अब मार्च में थोड़ी गर्मी रहती है तो लोगों ने प्रेफर नहीं किया कि हम शॉपिंग करें, एंड ऑल्सो एग्जाम्स भी होती है बच्चों की तो अवॉइड किया। फिर अप्रैल में वेकेशन रहते हैं तो हमारे पास 4000 कस्टमर्स आए। अब मुझे बताओ पर यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पर यूनिट या पर कस्टमर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हमको निकालनी है फिक्स्ड कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके लिए कितना, जनवरी मंथ में हो गया 60, फरवरी मंथ में हो गया 30, मार्च में कितना हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 500 120, और अप्रैल में 60,000 डिवाइडेड बाय 4000 15 रुपये। ये हमारी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब इसको अगर मैं सिमिलरली एनालाइज करती हूँ कि इसमें फिक्स्ड कंपोनेंट कौन सा है, फिक्स्ड कंपोनेंट कौन सा है और वेरिएबल कंपोनेंट कौन सा है, तो आप क्या देख सकते हो, इसमें फिक्स्ड कौन सा हो गया कि ये जो टोटल मुझे लग रही है 60,000 जो टोटल लग रही है वो फिक्स्ड है, तो फिक्स जो है वो टोटल वाला पार्ट है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेती हूँ, टोटल में फिक्स्ड है। और वेरिएबल क्या हो रहा है, ये जो पर यूनिट लग रहा है मुझे ये वेरिएबल हुआ है, तो वेरिएबल क्या हुआ, पर यूनिट। ये कौन से केस में हो गया, ये हम फिक्स्ड कॉस्ट के केस में देख रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट ये हमने देखा। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम कुछ नोट्स बना लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। आई होप आपने अभी तक एक रजिस्टर बना लिया होगा जिसमें आप जो भी आपको लग रहा है कि मुझे पॉइंट्स लिखने चाहिए आप वो नोट डाउन कर रहे हैं। एंड ऑल्सो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे थोड़े जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए थे, वो भी आपने नोट डाउन किए हैं। अगर नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू आप अभी कर लीजिए। और एंड ऑल्सो हम अभी थोड़ी नोट्स लिख लेते हैं ताकि आप जो रजिस्टर में अगर जब भी रजिस्टर खोलोगे तो आपकी क्विक रिवीजन वहीं से हो जाएगी। वैसे तो मैंने नोट्स में सब कुछ लिख के दिया है, बट ये एक ब्रीफ समरी के लिए आपके पास नोट्स रहनी चाहिए। तो आप लिखना शुरू करिए नोट्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें हमने क्या किया, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम क्या करते थे, पहले हम जो हमको कॉस्ट लगी वो हम निकाल लेते थे कि रॉ मटेरियल्स के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है। सपोज ये 100 लग रही है, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम हमारे मर्जी का एक मार्कअप या प्रॉफिट ऐड कर रहे थे। सपोज @10% ये हमने ऐड कर लिया। इससे हमको क्या आ रही थी, हमें मिल रही थी सेलिंग प्राइस। ऐसे हमें सेलिंग प्राइस मिल गई। ये हम ट्रेडिशनल सिस्टम में करते थे। वही हम टारगेट कॉस्टिंग में क्या कर रहे हैं, टारगेट कॉस्टिंग क्या नया कर रहे हैं हम, इसमें हम सेलिंग प्राइस पहले ही डिसाइड कर रहे हैं विच इज हम 100 पकड़ रहे हैं। इसमें हम क्या ऐड या लेस करते हैं, हम इसमें लेस करते हैं टारगेट प्रॉफिट। ये भी हम सपोज @10% पकड़ रहे हैं, तो इससे क्या आ जाएगी हमारे पास टारगेट कॉस्ट। ये हमने देखा कि ये दोनों सिस्टम इस तरीके से अलग है। एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने ये देखा स्पेसिफिक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। क्या, स्पेसिफिक कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट देखा। स्पेसिफिक कॉस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, स्पेसिफिक कॉस्ट में एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मैं एसी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या, इंस्टॉलेशन की, जिसका मुझे 2000 रुपीज़ लग रहा है। वहीं कोई दूसरा पर्सन है, राम है सपोज, वो ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए रेट क्या हो गया, मार्केट प्राइस क्या हो गया
उसके लिए हुआ जो 30,000 AC का प्राइस है वर्सेस जो इंस्टॉलेशन प्राइस है उसको वो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्केट प्राइस। ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हम राम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज 100 पकड़ लेते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, जो इंस्टॉलेशन का स्पेसिफिक चार्ज है जो मुझे लग रहा है वो राम को नहीं लगने वाले क्योंकि वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ये कॉस्ट लेस करेगा, लेस स्पेसिफिक कॉस्ट। कितनी, सपोज 80 रुपीज हो गया। तो इससे राम को क्या मिल जाएगा, इससे राम को आएगा टारगेट सेलिंग प्राइस, टारगेट सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है, ये 20 रुपीज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको ना मैं 80 की जगह सॉरी इसको मैं 20 कर देती हूँ क्योंकि ये 20 रुपए की सेलिंग प्राइस आ रही है, पूरेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैं 80 कर देती हूँ, ये 80 हो जाएगा, 80। ठीक है, अब ये टारगेट सेलिंग प्राइस में से मैं टारगेट कॉस्ट निकाल सकती हूँ कैसे, सेम प्रोसेस, ये जो माइनस टारगेट प्रॉफिट किया है इसमें से क्या माइनस करना है हमको, टारगेट प्रॉफिट, और फिर क्या लेस करना है, सपोज 10% है 8 रुपए, और इससे क्या आ जाएगा, टारगेट कॉस्ट, ये आ जाएगी मेरी 72 रुपीज़ की, इस तरीके से। तो मेरा सिर्फ डिफरेंस ये हुआ कि मैंने स्पेसिफिक कॉस्ट को लेस किया है। ठीक है, आप साथ साथ में लिखते जाओ क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट्स पूरे देखे, और अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है लिखने की तो आप ये स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और आप लिखते जाइए, आपके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आज हमने क्या देखा, आज हमने जो कॉन्सेप्ट देखा उसके लिए हम एक टेबल बना के लिख लेते हैं। टेबल में क्या लिखेंगे, इधर आप लिख लो वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ ऊपर लिख सकते हैं हम वेरिएबल कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है और एक फिक्स्ड कंपोनेंट है। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने क्या देखा था कि कौन सा कंपोनेंट फिक्स्ड है और कौन सा वेरिएबल है। फिक्स्ड कंपोनेंट कौन सा हो रहा था, फिक्स्ड कंपोनेंट टोटल था कि पर यूनिट था, पर यूनिट फिक्स था कि मुझे 10 रुपए एक बैग के लगने ही वाले, और टोटल क्या था, वेरिएबल। वहीं हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट में हमने क्या एग्जांपल देखा, एम्प्लॉयज वाला एग्जांपल देखा कि 60,000 तो मेरे जाने ही वाले, तो जो टोटल में 60,000 है वो फिक्स्ड है, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स्ड पोर्शन हो जाएगा टोटल वाला, और ये पोर्शन हो जाएगा वेरिएबल जो है वो पर यूनिट वेरिएबल हो जाएगा। आप इस तरीके से एक टेबल बना के ये लिख लो, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पॉइंट है, हम आगे एग्जाम्पल्स में ये काम आने वाला है आपको। चलिए ठीक है, ये हम एकदम शॉर्ट में आपको जब आप लास्ट में रिवीजन करोगे ये सब पॉइंट्स आपको काम आ जाएंगे, तब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो एग्जाम्पल में ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फॉर जनवरी, कितना लेना है इसको, 1000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, वही नंबर ऑफ कस्टमर्स इन जैन कितने लेते हैं, 100 ले लेते हैं। वही नंबर ऑफ कस्टमर्स इन फेब्रुअरी, ये 200 लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर फेब्रुअरी। ये आपको क्वेश्चन दिया है, मैं आपको 30 सेकेंड्स देती हूँ, फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। क्या आपने ये किया कि फिक्स्ड कॉस्ट फॉर फेब्रुअरी, जो फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स थे 200 इंटू ये जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दी थी 1000, तो ये 2 लाख। क्या आपने ये किया? अगर आपने ये किया तो ये है गलत,
कंप्लीटली रॉन्ग। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस महीने का फिक्स कॉस्ट दिया है, तो अगर आपको जनवरी के लिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया है तो आपको उसको कैलकुलेट करने के लिए जनवरी के ही नंबर ऑफ कस्टमर्स या यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिक्स कॉस्ट तो मुझे जनवरी में ही इनकर हो गई, ये जो कैलकुलेशन है ये जनवरी का है, तो मैं कैसे उसको फरवरी से मल्टीप्लाई करूंगी? फरवरी में कितने भी कस्टमर्स हो मुझे पे तो फिक्स कॉस्ट करनी ही पड़ेगी ना। तो कैलकुलेट करने के लिए मुझे सेम मंथ के डेटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक नोट हम लास्ट में लिख लेंगे, बट इसका सही आंसर क्या है? फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी हमारी? जो 100 है नंबर ऑफ कस्टमर्स इन जनवरी इंटू 1000 जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, तो इसका आंसर होगा 1 लाख रुपीज। यही अगर ये लोग मार्च के लिए भी पूछते तो सेम आंसर रहता, मार्च अप्रैल मई जून सबके लिए सेम आंसर रहता। तो आप एक नोट लिख लो इसमें, ये नोट आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो हम इसको थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखते हैं ताकि आप पढ़ो तो आपको आसानी से समझे कि क्या हुआ है। और ये भी आप ऐसे इस तरीके से क्रॉस कर दो ताकि ये भी समझे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, नोट ये लिखते हैं हम कि जिस मंथ का फिक्स्ड कॉस्ट, जिस मंथ की फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दी है उसे सेम मंथ के डेटा के हिसाब से के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ये हम एक नोट लिख दे रहे हैं कि सेम मंथ के डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। पर यूनिट अगर जनवरी का है तो हम जनवरी के ही नंबर ऑफ कस्टमर्स से उसको मल्टीप्लाई करके फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। अब एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो ये इन्फॉर्मेशन ये सब दी है, इसमें एक एडिशनल एड ऑन इन्फॉर्मेशन ये है कि यू आर गिवन कि फरवरी मंथ में हाँ ऐसे से फिक्स्ड कॉस्ट of rupees 25,000 has been incurred in the month of Feb। ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। अब आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे मुझे बताओ? क्या आप ये करोगे कि जो फिक्स कॉस्ट सॉल्यूशन में जो फिक्स कॉस्ट मैंने अभी निकाली है 1 लाख, मतलब फिक्स कॉस्ट जो 1 लाख है प्लस जो अभी मुझे एक्स्ट्रा इनकर हो रही है, क्या आप ऐसे निकालोगे? जी, हम ये ऐसे ही निकालेंगे। हमको जनवरी के डेटा का जो दिया है वो प्लस जो एक्स्ट्रा इनकर करी है हमें वो दोनों ऐड करके ये टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। तो ये मार्च के लिए भी रहेगी, अप्रैल के लिए भी रहेगी। ये 25,000 एक्स्ट्रा इनकर किया है इसीलिए हमने इसको ऐड किया है। ये एक और छोटा हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पहले हम ट्राई करेंगे कि हम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर करें, उसके बाद हम जो पास्ट पेपर्स है, आरटीपीज, एमटीपीज है, वो सब हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपके मॉड्यूल में क्या दिया है। इधर है, हाँ। A company requires rupees 85 lakh in sales to meet its target net profit। कितना required है sales? 85 lakh। Its contribution margin is 30% and the fixed costs are 15 lakh। What is the target net profit? क्या क्या डेटा दिया है? सेल्स दिया है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको याद है, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100।
या इसको हम पीवी रेशियो भी बोलते हैं। ये हमने देखा इंटर में बहुत किए यार क्वेश्चन सॉल्व, और इनकेस नहीं भी याद है तो अभी मैं बता रही हूँ, आप अभी याद रखिए क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इसका इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ये 30% है एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर 15 लाख। व्हाट इज द टारगेट नेट प्रॉफिट? टारगेट नेट प्रॉफिट, सी ये टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, डजंट मीन कि आपको हर क्वेश्चन में टारगेट कॉस्ट ही पूछेंगे। वो लोग हर तरीके से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के चीजें पूछ सकते हैं, बट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, हर चीज वही अप्लाई करती है। तो अब मुझे बताओ, जो अभी तक आपको नॉलेज पता है या चीजें पता है, उस हिसाब से आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मेट है आपका, जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या आता है? नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट। ये बेसिक फॉर्मेट पता है। अब मुझे बताओ, इसमें से आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? आपको नेट प्रॉफिट जो है ये फाइंड करना है। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? बिल्कुल है, ये 15 लाख दिए। कंट्रीब्यूशन है? ये नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का कुछ मेंशन किया है क्या? ये कुछ भी नहीं मेंशन किया, तो ठीक है वेरिएबल कॉस्ट छोड़ देते हैं। 85 लाख सेल्स है, ये मेंशन किया है? बिल्कुल है। अब मुझे बताओ जो हमें डेटा दिया है और ये फॉर्मूला के बेसिस पे क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? सेल्स अगर 85 लाख है, 85 लाख का 30%, ये हमारा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। अगर ये कंट्रीब्यूशन है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो क्या हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? यस। 15 लाख माइनस कर दो, आपका आ रहा है 10,50,000 विच इज दिस। आंसर मैच हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना था, आपको जो ऑलरेडी पता है वही चीजें अप्लाई की है। अभी मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, ये सब आपने इंटर में भी पढ़ा है, बस उसका एग्जीक्यूशन है। चलो इसको हम अच्छे से प्रेजेंटेशन हमको एग्जाम में कैसे करना है वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, मतलब जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था ना, सेक्शन ए में जो फर्स्ट पार्ट होता है कंपलसरी 2 मार्क का क्वेश्चन, उसमें ऐसे टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं जो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो कैलकुलेट। तो आप यहां मेंशन कर लो कि कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। ठीक है, ये सब मैं निकाल हटा देती हूँ। और आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है चलो देखते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि वापस समझना है तो आप एक बार समझ लीजिए फिर लिखिए, नहीं तो आप साथ साथ में भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला था हमने? कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू सेल्स। मतलब मैंने क्या किया, फॉर्मूला को उल्टा फुल्टा किया। मतलब आपका अगर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये क्या इसका फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो मैंने ये सेल्स को इधर लेके गई अगर मैं, और 100 को भी ले गई, तो ये कंट्रीब्यूशन मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। ये मैंने फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 30% है और सेल्स कितना है 85 लाख, 85 लाख का 30%, तो ये अभी मेरा फिगर आ रहा था 25.5 लाख। ये मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। और क्या दिया है मुझे? हाँ, मुझे निकालना नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन अगर 25.5 लाख है और फिक्स्ड कॉस्ट मुझे कितनी दी है? 15 लाख, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 10.5 लाख रुपीज। सी मैं आपको एक बात बोल रही हूँ,
मैं चाहती तो मैं ये फिक्स्ड कॉस्ट को FC लिख सकती थी और मैं प्रॉफिट की जगह NP लिख सकती थी, मैं सब टाइप के शॉर्टकट्स यूज़ कर सकती थी, बट मुझे ये नहीं करना है। मुझे एग्ज़ाम के हिसाब से मुझे अभी से आदत होनी चाहिए कि मैं फुल फॉर्म्स लिखूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और आप अभी फाइनल में हो। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप सब कुछ बेस्ट तरीके से करो। तो अभी तक आपने इंटर में जो किया विच इज़ फाइन, और आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा कि आपके इस रीज़न से मार्क्स कटे हैं, बट आपको फुल फॉर्म्स ही यूज़ करने हैं एग्जाम में। कभी हो सकता है कि मैं भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करूँ, बट आपको आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में फुल फॉर्म्स ही यूज़ करने हैं ताकि आपको वो आदत लग जाए अभी से। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मैं एक बार आपको फुल स्क्रीन कर देती हूँ, ताकि आपको अगर ये नोट डाउन करना है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, marketing department of an organization estimates that 40,000 new mixers can be sold annually at a price of 6,000 each। क्या क्या दिया है मुझे अभी, ये क्वांटिटी दी है और ये सेलिंग प्राइस दी है कि 40,000 न्यू मिक्सर्स कैन बी सोल्ड एट ₹6,000 ईच। ठीक है, टू डिजाइन डेवलप एंड प्रोड्यूस दिस न्यू मिक्सर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 crore वुड बी रिक्वायर्ड। सी, बहुत बार ये होता है कि हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ते हैं। अब जैसे ये 40 करोड़ है, मैं पहले मेरे दिमाग में इसको 40 लाख पढ़ने का आया, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन सही तरीके से पढ़े, क्योंकि आप आंसर्स तभी सही सॉल्व कर सकते हो। मैंने कितनी बार देखा है कि बच्चे क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते, जिस रीज़न से वो जो आंसर निकालते वो गलत हो जाता है। तो इतने ईजी क्वेश्चन के पीछे आप नहीं मार्क्स गवा सकते ना, जस्ट बिकॉज आप गड़बड़ में और क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। तो फोकस एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, 40 करोड़ का। द कंपनी डिजायर्स अ 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उनको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना चाहिए, 15%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो रहा है कि मुझे इतना फायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे को मुझे प्रॉफिट दे दिया गया है कि 40 करोड़ का 15%, 40 करोड़ का 15%, मतलब मुझे कितना चाहिए, 6 करोड़ का प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ या मैं चाहती हूँ। What should be the target cost to manufacture, sell, distribute and service one mixer? इन्होंने क्या पूछा है हमसे, टारगेट कॉस्ट। आ गया हमारा चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन, आ गया डायरेक्टली। टारगेट कॉस्ट के लिए अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं बिना सिखाए आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, आपने क्या सोचना चाहिए, आपने ये सोचना चाहिए कि यार मेरे पास अभी तक जो हमने सीखा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सेलिंग प्राइस रहती है, उसमें से मैं प्रॉफिट माइनस कर देता हूँ और फिर ये जो आती है ये टारगेट कॉस्ट है। ये अभी तक यही सिखाया मैंने आपको। इसमें से आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपके पास सेलिंग प्राइस है ये 6,000 पर यूनिट का दिया है सेलिंग प्राइस। क्या आपके पास प्रॉफिट है, हाँ अभी हमने ये कैलकुलेट किया कि मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% चाहिए, तो मेरे पास प्रॉफिट भी हो गई। तो क्या मैं टारगेट कॉस्ट निकाल सकती हूँ, वेरी इजी, आप निकाल सकते हो। 10 सेकेंड्स लो, 15 सेकेंड्स लो और फटाफट ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो। फिर इसका प्रेजेंटेशन हम साथ में देखेंगे एंड ऑल्सो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि वो छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक हेडिंग देती हूँ, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि मेरे पास सेलिंग प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस ये कितनी दी है मुझे, 6,000 रुपीज, 6,000। आप प्लीज प्रेजेंटेशन देखिए और शॉर्टकट मत यूज करिए, आप इस तरीके से ही प्रेजेंट करोगे जो दिखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर पढ़ पाए। ठीक है, सेलिंग प्राइस 6,000 दिया है, और क्या दिया है आपको, इसमें से हम क्या लेस करेंगे, टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट क्या है, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए हमें, 15% ऑफ
14 करोड़ का 15%। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 6 करोड़ की फिगर आ रही है, क्या ये टोटल है कि इतना हमको टोटल टारगेट प्रॉफिट चाहिए या एक यूनिट के लिए? ये हमारा टोटल हो गया, तो हमें इसे एक यूनिट के लिए निकालनी है, तो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमें दिए कितने हैं? 40,000 मिक्सर्स के लिए। एक यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी? तो अगर ये 6 करोड़ आ रहा है डिवाइडेड बाय 40,000, 1500 रुपये, ये आ गया 1500। तो टारगेट कॉस्ट क्या हो रही है? टारगेट कॉस्ट मेरी हो रही है 4500। अभी आप आंसर से चेक करिए, क्या यही टारगेट कॉस्ट दी है आंसर में? मैंने आपको यहाँ पे आंसर्स लिख के दिए ताकि आप जब भी रिवीजन करें आपको इजी हो जाए कि आप क्रॉस चेक कर ले। आ गई 4500, ठीक है। अब इसका एक और तरीका है, ऑल्टरनेटिवली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये पर यूनिट दी है, एक यूनिट की इतनी है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको टोटल निकालें कि, तो हम इधर दिखते हैं सेल्स कि कैसे निकालेंगे टोटल, 6000 इंटू 40,000 मिक्सर्स, इंटू 40,000 मिक्सर्स। तो 6000 इंटू 40,000 कितना हो रहा है? 24 करोड़। ये हो गया। वही हमारे टारगेट प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया था? सेम तरीके से टारगेट प्रॉफिट कैसे? 40 करोड़ का 15%। ये हमारा ऑलरेडी टोटल में है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ 6 करोड़। इसको हम लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा टारगेट कॉस्ट। ये कितना आ रहा है फिर? 18 करोड़। अब ये टारगेट कॉस्ट जो हुआ ये टोटल में हो गया, बट हमको क्या चाहिए? पर यूनिट। तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 18 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे कितना? 40,000 मिक्सर्स से। 18 करोड़ डिवाइडेड बाय 40,000, 4,500। देखो आंसर तो सेम है, यहाँ पे भी 4,500 है, यहाँ पे भी 4,500 है, बट मुझे बताओ इट इज़ लाइक ये पहले सॉल्यूशन में आपने ऐसे खाया और सेकंड जो सॉल्यूशन है उसमें आपने ऐसे हाथ घुमाकर खाया। क्यों हाथ घुमाकर खाया? क्योंकि आपने इधर देखो 40,000 मिक्सर्स से उसको मल्टीप्लाई किया, फिर इधर उसको वापस डिवाइड किया। कोई मतलब हो रहा है? नहीं हो रहा है। दो आंसर सेम आ रहा है, बट आपका टाइम गया ना, आपकी एनर्जी गई। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग ये सॉल्यूशन प्रेफर करें, बट ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस है, आप लोग दोनों में से जो आपको सही लगता है आप यूज कर सकते हो। तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका ब्रेक इवन एनालिसिस और मार्जिनल कॉस्टिंग पे, तो ये हम आगे देखेंगे। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखे, दो आपको इंटर में ये कॉन्सेप्ट्स थे थोड़े से, लेकिन क्योंकि हम हर चीज़ बेस से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, इसलिए ये हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि लेटर चैप्टर नंबर 3 जब अब हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 नहीं, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे तब हम ये देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डेस्कटॉप कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 7500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। कितना क्वांटिटी कितनी दे दी उन्होंने? 7500 यूनिट्स। द फुल कॉस्ट पर यूनिट इज 100। ये है कॉस्ट, ये आपको सेलिंग प्राइस नहीं दी है, ये क्या दी है? कॉस्ट। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। 100 रुपीज दिए, कॉस्ट दी है। The company has fixed its price so as to earn a 20% return on investment of 9 lakh। तो उनको प्रॉफिट कितना चाहिए, उनको रिटर्न कितना चाहिए? 9 लाख का 20%, 9 लाख का 20% कितना हो रहा है? 1,80,000। ये उनकी चाहत है कि हमें इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। व्हाट विल बी द टारगेट सेलिंग प्राइस? अब इन्होंने पूछा है टारगेट सेलिंग प्राइस, आपसे टारगेट कॉस्ट नहीं पूछिए, टारगेट सेलिंग प्राइस पूछिए। अब बेसिक मैंने आपको बोला है कि कैसे है, आपके पास क्या फॉर्मूला है कि सेलिंग प्राइस, टारगेट सेलिंग प्राइस रहती है माइनस में प्रॉफिट कर देता हूँ,
तो मेरे पास क्या आ जाता है, टारगेट कॉस्ट आता है। इसमें से आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स अवेलेबल है, क्या आपके पास टारगेट फुल कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। क्या आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, हाँ ये है अवेलेबल। तो मैं ये निकाल सकती हूँ क्या, निकाल सकते हो। लो 10 सेकेंड्स लो और फटाफट सॉल्व कर लो क्वेश्चन। चलिए इसको मैं आपको अभी सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अभी मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मेरे पास है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 9 लाख रुपीज 9 लाख। मुझे रिटर्न कितना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना, ओ सॉरी, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना, 9 लाख का 20% है ना, हाँ ₹1.8 लाख। ये मेरे पास डेटा हो गया। अब ये जो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में क्या किया था, ये जो 1.8 लाख है ये कितने यूनिट्स के लिए हो रहा है, ये है 7500 यूनिट्स के लिए। तो एक यूनिट का कितना होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स कितने हैं, 7500। तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना लगेगा, पर यूनिट रिटर्न ले लो या प्रॉफिट ले लो, कितना 1,80,000 डिवाइडेड बाय 7500 ₹24। ये मुझे पर यूनिट प्रॉफिट या मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया। अब मुझे बताओ क्या मेरे पास कॉस्ट है, हाँ कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है, ₹100। क्या मेरे पास प्रॉफिट है, पर यूनिट रिटर्न मतलब प्रॉफिट है 24। तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आ रही है मेरी, सेलिंग प्राइस ₹124। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो मैच हो रहा है क्या, ये देखो मैच हो रहा है 124। इसका एक और तरीका अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया, आप वो खुद ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, या मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं या आप खुद कर लोगे। चलो वो आपके लिए रहा होमवर्क। सेम तरीका देखो कि यहाँ पे इंस्टेड यहाँ इसको मैंने पर यूनिट निकालने की बजाय मैं टोटल मतलब कॉस्ट को मैं 100 अगर कॉस्ट है तो उसको 7500 यूनिट से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कॉस्ट आ जाएगी। फिर हमको रिटर्न कितना चाहिए, 1.8 लाख। तो जो टोटल कॉस्ट है उसमें 1.8 लाख ऐड कर देंगे। फिर जो आएगी वो क्या रहेगी, टोटल सेलिंग प्राइस रहेगी। उसको हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो मुझे पर यूनिट सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने टारगेट कॉस्टिंग शुरू की, हमने कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्यों हुआ, नैनो की केस स्टडी देखी हमने, और क्या देखा, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटेड है, और हमने आज 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। ये हमने आज के सेशन में कवर किया। अब कल के सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि हम टारगेट कॉस्टिंग नेक्स्ट सेशन तक कंप्लीट कर सकें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।